एन इंट्रोडक्शन एक बहुत ही फेमस पोएम है कमला दास के द्वारा लिखा हुआ। कमला दास को कहा जाता है मदर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ऐसी एक इंडियन इंग्लिश पोएट थी जो ना कि सिर्फ अपना वर्क के थ्रू फेमिनिज्म और एंटी पैट्रियार्की का बात करती थी, बट वो एक आइकोनोक्लास्ट कहलाती थी अपना ज़माने में। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है? आइकोनोक्लास्ट यानी ऐसा एक व्यक्ति जो अपना आर्ट के ज़रिए, अपना क्रिएशन के ज़रिए, अपने वर्क के ज़रिए उस ज़माने में अपने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी का प्रचलित कुछ नियम कानून, कुछ टैबूज, कुछ सोच को तोड़ता है, उस ज़माने में प्रचलित कुछ स्टैंडर्ड्स को तोड़ करके आगे निकलता है, उसको कहा जाता है आइकोनोक्लास्ट। ठीक है, तो कमला दास भी अपने कंटेम्प्रेरी जो आइडियाज़ था, जो स्टेट ऑफ वुमेन था, ठीक है, जो लड़की लोग का हालत था कि इंडिपेंडेंस का कमी होना, ओके, फिर पैट्रियार्की का शिकस्त में रह जाना, अपना हिसाब से कुछ करने का स्वाधीनता ना होना, मेल और फीमेल जो सेक्स डिफरेंस जो होता है, या कहा जाए कि जेंडर बायस जो होता है, ठीक है, सेक्स डिफरेंस कह रहे तो सही नहीं है, जेंडर बायस जो होता है, उसको पूरा अपने वर्क के थ्रू उन्होंने बहुत खूबसूरती से बयां किया है। और एन इंट्रोडक्शन भी, जैसे आप टाइटल से ही समझ सकते हैं कि इस पोएम के थ्रू वो अपने खुद का इंट्रोडक्शन एज अ पोइट, कि वो कैसी पोइट है, और एन इंट्रोडक्शन टू हर पोइट्री एज वेल, कि उनका पोइट्री कैसे होने वाला है, वो एज अ पोइट क्या क्या कहने वाली है। ठीक है, अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में, अपने सोच के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कुछ मतलब रिविलेशन यहाँ पे किया हुआ है, और इस रिविलेशन का थ्रू हम लोग को पोइट का सोच के बारे में पता चलता है, पोइट्री का स्पेशलिटी, उनका पोइट्री का भी जो विशेषता है उसके बारे में पता चलता है। तो इंट्रोडक्शन ना कि सिर्फ पोइट का है, बट उनका पोइट्रिक स्टाइल का भी है, उनका पोइट्री का भी है। ठीक है, एक और बात बता देता हूँ, कन्फेशनल पोइट्री कहा जाता है। कमला दास जो स्टाइल से लिखती है उसको बोला जाता है कन्फेशनल पोइट्री। कन्फेशनल पोइट्री क्या होता है कि जिसमें पोइट अपने लाइफ के बारे, अपने खुद का कैरेक्टर के बारे कुछ कन्फेस करते हैं। कन्फेस मतलब कि कुछ एक्सेप्ट करना, कुछ स्वीकार करना, अपने साथ जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं उसको खुल करके शेयर करना, बताना। तो इसको उस टाइम में काफ़ी करेजियस माना जाता था, क्योंकि जिस हिसाब से कमला दास कन्फेस करती थी, ठीक है, उसमें खास करके जो उनका सेक्सुअल लिबर्टी के बारे में उनका जो ओपिनियन था, ठीक है, वो खुल करके फेमिनाइन सेक्सुअलिटी के बारे में बात करती, ठीक है, कि एक फीमेल का भी जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है, जो लव होता है, जो पैशन होता है, उसका भी जो कुछ एक्सपेक्टेशन होता है, उसका टूटने से उसको कैसे हर्ट होता है, ये सारा चीज़, और सोसाइटी उसको कैसे नकार देती है, ये सारा चीज़ को लेकर के एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ही मतलब डिबेटेबल भी है, क्योंकि उनका समय में उनका पोइट्री का स्टाइल को लेकर बहुत डिबेट भी हुआ है। ठीक है, कि ये वितर्कित विषय है, ऐसा नहीं लिखना चाहिए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट हाँ, कमला दास कभी भी अपना स्टाइल से थोड़ा सा भी नहीं हटी, वो ऐसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोइट्री, बहुत कन्फेशनल पोइट्री हमेशा से वो लिखती आई है। इसीलिए उनको मॉडर्न इंडियन वुमेन्स राइटिंग का, या कहा जाए तो कि इंग्लिश पोइट्री का ही मतलब माना जाता है क्रिएटर या मदर। ओके, तो आइए अब हम लोग समझते हैं एन इंट्रोडक्शन पोएम को पूरा अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एनालिसिस इसका करेंगे, और इसके अंडरलाइन जो भी हिडन थीम है उसको समझेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये एन इंट्रोडक्शन, ये जो पोएम है, ये 1965 में लिखा गया था, और समर इन कैलकाटा में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, 1965 में लिखा गया था, और समर इन कैलकाटा ये आपका फर्स्ट पोएम एंथोलॉजी है कमला दास का, उनका पहला पोइट्री कलेक्शन है समर इन कैलकाटा, तो वहीं पे ये पब्लिश हुआ था एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आइए समझते हैं एक एक करके। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। इसका मतलब क्या कि मैं, अच्छा, यहाँ जो आई बार बार रिपीट हो रहा है ना, ये भी एक आपका क्राइटेरिया है, ये भी एक आपका फीचर है कन्फेशनल पोइट्री का, कि जिसमें आई पर्सनल प्रोनाउन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, क्योंकि इसमें जाहिर सा बात है कि एक ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट है। इसमें जो पोइट है वो अपने ही बारे ढेर सारा वक्त बताते हैं, इसलिए आई या आई से रिलेटेड शब्द का आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग दिखेगा। यहाँ शुरुआती हो रहा है आई के द्वारा। तो आई डोंट नो पॉलिटिक्स मतलब मुझे क्या, मुझे पॉलिटिक्स नहीं आता, मुझे पॉलिटिक्स समझ में नहीं आता, बट आई नो द नेम्स, लेकिन मुझे नाम पता है। किसका नाम पता है? ऑफ दोज इन पावर, मतलब पावर में जो लोग हैं ना, मतलब पावर इन द सेंस यहाँ सत्ता में जो लोग बैठे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं, राज जो लोग कर रहे हैं, पॉलिटिकल सुप्रीमेसी जिन लोगों का हाथों में है ना, उनका नाम मुझे बखूबी याद है। हालांकि मैं पॉलिटिक्स उतना नहीं समझती कि पॉलिटिक्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है,
पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या होता है, या मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोसीडियर है उतना मुझे ज्ञान नॉलेज तो नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल पावर किसके पास है ये मुझे पता है। इसका मतलब क्या कि पोएट जो है वो खुद को एक अवेयर सिटीजन बता रही हैं कि भले उनको पॉलिटिक्स के बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं हो, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल जो अफेयर्स है या पॉलिटिकल जो करंट न्यूज़ है उसके बारे वो बखूबी उनको ध्यान है। ओके, एंड कैन रिपीट देम लाइक डेज और वीक और नेम्स ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विद नेहरू। मतलब कि मुझे ना सिर्फ मतलब पॉलिटिकल पावर किसके पास है उसका उन लोगों का नाम पता है, बल्कि इतना अच्छे से पता है कि उसको मैं डेज ऑफ वीक जैसे मतलब हफ्ता का कोई भी दिन जैसे मैं बहुत आसानी से रिपीट कर देता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे बहुत इजीली कोई भी बता देता है हफ्ते का 7 दिन का नाम। ठीक वैसे उतना ही आसानी से मैं पावर में जो लोग हैं उनको नाम भी बता सकती हूँ। ठीक है, और नेम्स ऑफ मंथ्स या फिर कोई मंथ का नाम जैसे आदमी बताते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत ही आसानी से बता दें, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ है, पब्लिक नॉलेज है, सब कोई जानता है। ठीक है, तो इतना ही ईजीली, इतना ही फ्लॉलेसली, इतना ही एफर्टलेसली मैं पावर में जो लोग हैं उनका नाम आराम से बता दे सकती हूँ। तो मैं खबर रखती हूँ। ठीक है, आसपास क्या हो रहा है, पोएट बोल रही है कि आसपास क्या हो रहा है उसका खबर मैं रखती हूँ। मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। ठीक है, भले ही हमको पॉलिटिक्स का बारे में उतना डीप नॉलेज नहीं है, बट आई एम क्वाइट अवेयर, आई एम इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन। बिगिनिंग विद नेहरू, तो नेहरू से शुरुआत करके यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बात किया हुआ जा रहा है कि जो कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया का। ओके, आई एम इंडियन, ठीक है, वेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। ओके, यहाँ गलती से एम और इंडियन एक जगह लग गया है, बॉर्न इन मालाबार भी इसमें स्पेस होगा। ओके, सो आई एम इंडियन, बॉर्न इन मालाबार, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आप देखिए आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। आई स्पीक इन 3 लैंग्वेज, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, पैरेंथेसिस लगा दो, ब्रैकेट लगा देता हूँ जिससे आपको और बढ़िया से ये दिखे। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस, राइट इन 2, ड्रीम इन 1। अच्छा, इससे पहले क्या कि आई एम इंडियन, कि मैं एक भारतीय हूँ। ठीक है, वेरी ब्राउन, मेरे जो स्किन कलर है वो काफ़ी ब्राउन है, बॉर्न इन मालाबार। ने मालाबार ये केरला का एक प्लेस है, कोस्टल एरिया मालाबार, उसका बात किया जाए तो मैं मालाबार में मेरा पैदाइश है। ठीक है, मेरा स्किन कलर काफ़ी ब्राउन है और मैं इंडियन हूँ। देखिए, यहीं से एक बोल्डनेस उनका पता लगता है। ये जो कन्फेशनल पोएट्री का नेचर है ना, ये भी एक फीचर है कि बोल्डनेस, कि अपना बारे में कुछ शेयर करने में वो शर्मा नहीं रही है। ठीक है, एकदम खुल करके बोल रही है, उनमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, वो एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्लैरिटी के साथ दे रही है, एकदम प्राइड के साथ दे रही है। कोई भी इसमें हेजिटेशन या कुछ भी इसमें हिचकिचाहट या कोई भी इसमें शर्म, ऐसा कोई उनमें नहीं है। बहुत फ्लॉलेसली वो दे रही है और बहुत स्ट्रांगली दे रही है कि हाँ मैं हूँ। तो उनका जो आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी है, इसका इंपॉर्टेंस उनके लिए कितना ज़्यादा है ये भी हम लोग को यहाँ से पता चल रहा है कि शी इज़ वेरी प्राउड टू बी व्हाट शी इज़। ओके, जैसे जनरली एक कंसेप्ट है कि स्किन कलर जो लोग का डार्क होता है, फेयर नहीं होता, वो लोग थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में कभी कभी रहते हैं, वो लोग खुद को थोड़ा सा इन्फीरियर समझते हैं, कभी कभी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में वो लोग सफ़र करते हैं। बट कमला दास ना, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है। उनका स्किन कलर ब्राउन है तो क्या हो, ऊपर से वो बोल भी रही है वेरी ब्राउन, बहुत प्राइडली वो असर्ट कर रही है। ये उनका ये गर्व का विषय क्यों है? क्योंकि उनका स्किन कलर जो हो उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ भी पैदा हुई हो उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन ये उनका अपना है, दिस इज़ हर ओन थिंग, दिस इज़ हर वेरी पर्सनल थिंग, ये उनसे कोई छीन नहीं सकता, ये उनका सेल्फ आइडेंटिटी है। अब चाहे वो जैसा है, दुनिया का नज़र में वो ऊंचा है या नीचा है, वो उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खुद एक इंडियन होने के नाते, वेरी ब्राउन होने का नाते और मालाबार में पैदाइश होने का नाते वो खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यवान समझती है, वो खुद को बहुत ही ज़्यादा प्राउड समझती है कि ठीक है यही मेरा आइडेंटिटी है, ये मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड विद इट, आई एम वेरी वेरी ईजी विद इट। ओके, इसलिए वो प्राउडली असर्ट कर रही है। अगर थोड़ा सा डीप मीनिंग हम लोग देखें कि यहाँ पे एक्चुअली तीनों इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिला, सबसे पहले इंडियन, फिर वेरी ब्राउन, फिर मालाबार। ओके, तो देखा जाए तो ये तीनों जो इन्फॉर्मेशन है, तीनों ही कोई ना कोई तरीके से, अगर हम लोग यूरोपियन माइंडसेट की तरफ से देखें या वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से देखें, तो तीनों ही चीज़ को कोई ना कोई मायने में इन्फीरियर समझा जाता है। एक तो
मतलब इंडिया क्योंकि एक एशियन कंट्री है, या कहा जाए कि ब्रिटिश कॉलोनी था, ठीक है, तो उस हिसाब से भी इसको थोड़ा सा इन्फीरियर देखा जाता है कि ये ईस्टर्न कल्चर का पार्ट, क्योंकि दुनिया भर में एक ये भी कॉलोनाइजेशन का ही एक अंजाम है या इम्पैक्ट है, आपका कहा कह सकते हैं कि वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज़्यादा डोमिनेंट, बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझा जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें सत्यता उतना है नहीं, ओके, बट ये कॉलोनियल इम्पैक्ट है कि इसको माना जाता है, हर जगह इसी को मतलब फॉलो किया जाए। यहाँ तक कि आप आजकल भी देखिए कि आजकल भी तो हर जगह में वेस्टर्न कल्चर को ही ना हर जगह अनुसरण किया जा रहा है, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो फूड हो, ठीक है, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो स्टाइल हो, कुछ भी चीज़ हो, हर जगह वेस्टर्न कल्चर को ही हम लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि मतलब वही सबसे बेस्ट है, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन फॉल्ट्स, एवरी कल्चर हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, ओके। कोई भी कल्चर को एक दूसरे कल्चर से नीचा दिखाना बिल्कुल ये सही बात नहीं है, लेकिन हालांकि ऐसे किया जाता है, वेस्टर्न कल्चर को ही बढ़ावा दिया जाता है। तो ठीक एक तरीके से उसका ही अपोजिट चीज़ मतलब कमला दास कर रही है कि ठीक है, वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट करने वालों, तुम लोग को लगता है ना, ठीक है, मैं इंडिया से हूँ तो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट में नहीं हूँ, मेरे स्किन कलर मेरा जो है ना बहुत फेयर नहीं है, मैं वेरी ब्राउन हूँ, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे लिए शर्म का बात हो सकता है, मेरे लिए नहीं है, ठीक है। मैं मालाबार से एक मतलब पैदा हुई हूँ, मैं कोई बहुत बढ़िया टाउन से या बहुत अच्छा सिटी से, पॉलिश सिटी से पैदा नहीं हुई, ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ 3 लेवल डिग्रेडेशन, हालांकि डिग्रेडेशन कहना तो नहीं चाहिए, मतलब मैं वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, 3 लेवल सब स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एक तो इंडिया स्पेस का हिसाब से, मतलब प्लेस, बर्थ प्लेस, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर का पार्ट नहीं, एक वेरी ब्राउन स्किन कलर का हिसाब से, वो भी यहाँ पे भी मतलब उनको क्या बताया जाए कि नीचा दिखाया गया, इन्फिनिटी दिखाया गया है। और मालाबार ये भी कोई बहुत ज़्यादा फेमस या कहा जाए तो मतलब कैपिटल सिटी या बहुत रिच सिटी, वेल्दी सिटी तो है नहीं, तो उस हिसाब से भी उनको हर तरीके से यहाँ पे नीचा दिखाया गया है, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसी को काउंटर कर रही हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से, यही मेरे लिए सबसे गर्व का बात है। तुम्हारा जो तुम यार्ड स्टिक सेट किए हो ना, जो तुम पैरामीटर सेट किए हो वेस्टर्न कल्चर वालों, उसको मैं मानता ही नहीं, ठीक है। मैं, ये मेरा अपना है, यही मेरा सेल्फ आइडेंटिटी है, दिस इज माई प्राइड, ओके। अच्छा, बात है, आई स्पीक इन 3 लैंग्वेजेस, राइट इन टू ड्रीमिंग, तीनों लैंग्वेज में मैं लिखता हूँ, ठीक है। तीनों लैंग्वेज का एक तो उनका लैंग्वेज जो है मलयालम, ठीक है, जिसमें वो लिखती हैं, एक उनका सॉरी ये स्पीक 3 लैंग्वेज, राइट इन टू सॉरी राइट, तो वो कहती है मतलब बोलती है तीनों लैंग्वेज, ठीक है। एक उनका मदर टंग मलयालम और आपका एक हो गया इंग्लिश, ठीक है। ये तीनों लैंग्वेज बोलती हैं, लिखती है दोनों में, एक वो मलयालम में लिखती है, एक इंग्लिश में लिखती है, तो हो गया 2 लैंग्वेज। ड्रीम इन 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, सपना में एक ही लैंग्वेज में देखता हूँ, ठीक है। अब सपना आदमी कौन लैंग्वेज में देखेगा, सपना कभी भला कोई लैंग्वेज होता है? यहाँ पे एक्चुअली वो अपना बहुत ही पर्सनल चीज़ को मतलब बता रहे। देखिए, इसको हम लोग लिटरल सेंस में भी ले सकते हैं, मेटाफोरिकल सेंस में भी ले सकते हैं। अगर लिटरल सेंस में हम लोग ले कि सपना कौन लैंग्वेज में देते हैं, तो हर कोई, हम लोग भी जैसे कभी कोई सपना देखते हैं तो जाहिर सा बात है कोई फॉरेन लैंग्वेज में तो देखेंगे नहीं, अपना जो सबसे करीबी लैंग्वेज होगा, हम लोग का जो मदर टंग होगा, उसी में देखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ड्रीम लैंग्वेज आप मदर टंग को समझ सकते हैं, मातृभाषा, ठीक है ना। ये तो होगा एकदम लिटरल सेंस में अगर ले, और थोड़ा सा अगर मेटाफोरिकल या सिंबॉलिकल सेंस में ले, तो ड्रीम इन लैंग्वेज, तो ड्रीम का कोई लैंग्वेज क्या होता है? नहीं होता है ना। कोई सपना तो मैं भी देख सकता हूँ, सपना आप भी देख सकते हैं, ईस्टर्न कल्चर वाले भी सपना देख सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर वाले भी सपने देख सकते हैं, एशिया वाले भी देख सकते हैं, अफ्रीका वाले भी देख सकते हैं, पास्ट जनरेशन भी सपने देखते आए हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, और हम लोग का फ्यूचर अपकमिंग जनरेशन भी देखते आएगा। तो यहाँ एक तरीके से एक यूनिवर्सैलिटी का भी बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके की यूनिवर्सल ब्रदरहुड का बात किया जा रहा है कि सपना का कोई लैंग्वेज नहीं होता, सपना सब के लिए बराबर है, सब कोई एक सोच अपना रख सकता है, सब कोई सपना देख सकता है, सब कोई अपना लाइफ में एक अपना लिए टारगेट सेट कर सकता है। एवरीबडी हैज अ राइट टू सेट देयर ओन ड्रीम, ओके। सब कोई के पास वो हक है, ठीक है, अपना हिसाब से अपना एक सपना तैयार करने का, ना कि सिर्फ वो सपना जो आदमी रात में सोते हुए देखता है, बल्कि वो सपना हो जो अपने जिंदगी में फॉलो करना चाहता है, ठीक है। तो एक तरीके से ये यूनिवर्सलिटी का भी कंसेप्ट यहाँ पे डाला गया कि ड्रीम जो है सबका सपने का भाषा जो है वो एक ही है, सब कोई सपना देख सकता है, सब कोई के पास सपना देखने का राइट है, तो मेरे पास भी है, ओके। तो मैं भी वही सब कोई जैसे सपना देखता है, मैं भी वही सपना देखती हूँ, और प्लस मेरा मदर टंग,
ठीक है, इसका मेरे लिए इंपॉर्टेंस कितना है, देखिए फिर से वो बार बार अपना जो इंडिजिनस एलिमेंट है ना, मतलब उनका जो नेटिव एलिमेंट्स है, जिसका सबस्टैंडर्डाइजेशन किया जा रहा है बार बार, मतलब वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से जिसको बार बार टोन डाउन करके दिखाया जा रहा है, वो खुद बार बार उसको एलिवेट कर रही है कि ठीक है, तुम लोग मान रहे हो कि मेरा बर्थ प्लेस गलत है, मेरा लैंग्वेज गलत है, मदर टंग में आजकल कौन ही ये करता है, वो तो बहुत ही ओल्ड फैशन बैकडेटेड है, नहीं, यही मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड। अच्छा, अब वो शुरू कर रही है, अब तक तो ये अपना इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, पोइट अपना इंट्रोडक्शन थी, ठीक है, अब वो शुरू कर रही है कि सोसाइटी का उनके ऊपर स्टैंस क्या है, सोसाइटी वाले या बाहर वाले जो क्रिटिसिज्म करते हैं वो किस किस पॉइंट पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करना ऑलरेडी शुरू हो गया है। और मजा का बात ये है कि कितना आयरॉनिकल बात है कि जो बारे क्रिटिसाइज होना पड़ रहा है पोइट को, या अपना पूरा जिंदगी में उनको होना पड़ा, एक एक करके हम लोग सारा देखेंगे, वो सर कोई वैलिड पॉइंट है भी नहीं, क्योंकि पोइट किस लैंग्वेज में बात करेंगे, किस लैंग्वेज में लिखेंगे, ये एकदम उनका पर्सनल मामला है। वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में लिखे या चाहे वो कुछ भी करे, उससे बाकी आदमी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा ना, फिर भी सोसाइटी उनको दबाने का कोशिश कर रहा है ओनली बिकॉज शी इज अ वुमेन। यही बात, ये फेमिनिज्म बार बार उनका कमला दास का पोइट्री में उठ के आया है। ये इंट्रोडक्शन में भी हम लोग को भर भर के इसका एग्जाम्पल मिलेगा, ये तो पहला एग्जाम्पल है, आगे चल के और भी मिलेगा। सो डोंट राइट इन इंग्लिश दे सेड, वो लोग बोले क्या, दे इन द सेंस मतलब पीपल ऑफ सोसाइटी, कि इंग्लिश में मत लिखो, इंग्लिश इज नॉट योर मदर टंग, इंग्लिश तुम्हारा मदर टंग नहीं है, जो तुम्हारा मदर टंग है तुम उसमें लिखो ना, इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, क्या दरकार है इंग्लिश में लिखने का। Why not leave me alone? Critics, friends, visiting cousins, every one of you. अब देखिए कि अरे मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो, ये पोइट बोल रही है, कमला दास बोल रही है कि मुझे अकेला छोड़ दो ना, ये इतना सारा क्रिटिसिज्म मुझे परेशान करना कि ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, तो क्यों, मैं क्या तुमको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ कि हाँ तुम भी लिखो, मैं लिख रहा हूँ तो तुम भी लिखो, या मैं लिख रहा हूँ तो मैं क्या तुम लोग को बोल रहा हूँ कि नहीं मैं लिखा हूँ तो अब तुमको पढ़ना ही पड़ेगा, चलो ज़बरदस्ती पढ़ो। मैं तो किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूँ, तो सब कोई लोग तब मुझे अकेले आकर के ज्ञान क्यों दे रहे हैं, मुझे प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मुझे अकेला छोड़ दो ना, गिव मी माई स्पेस। ओके, तुम लोग का भी प्राइवेसी है, तुम लोग का भी फ्रीडम है, तुम लोग तो उसको खुद एंजॉय कर रहे हो। जब मेरा प्राइवेसी का बात आ रहा, जब मेरा फ्रीडम का बात आ रहा, जब मेरा इंडिपेंडेंस का बात आ रहा, वहीं पे तुम लोग ऐसे इंटरफेयर कर रहे हो। व्हाई शुड आई टॉलरेट दिस। ये है एक रेबेलियस माइंडसेट कमला दास का है, और ये रेबेलियस माइंडसेट, ये रेबेलियन भी हम लोग को देखने को मिलेगा हर जगह। ठीक है, वो सोसाइटी को प्रेशर दे रहा है, लेकिन वो प्रेशर में वो दब नहीं जा रही, शी इज नॉट सप्रेस्ड, शी इज फाइटिंग बैक, शी इज revolting against that pressure. Okay? अच्छा, अब देखिए, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका जो क्रिटिक्स है वही इस चीज़ में शामिल है कि वही उनको उनका प्राइवेसी, उनका फ्रीडम छीन रहे कि इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो, उनका जो अपना खुद का करीबी आदमी है वो लोग भी इसमें शामिल है। देखिए, सिर्फ क्रिटिक्स नहीं, क्रिटिक्स तो है ही, फ्रेंड्स, विजिटिंग कजन्स, एवरी वन ऑफ यू, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्रिटिक दोषी नहीं है, जो उनका दोस्त है वो लोग भी उनको सेम चीज बता रहे हैं, जो उनका कजिन है, एकदम परिवार वाले, विजिटिंग कजिन मतलब जो परिवार वाले कजिन कभी घूमने आते हैं, वो लोग भी आकर के सेम, सब कोई लोग, एवरी पर्सन ऑफ सोसाइटी, whether it is her own family or her friends or neighbors or maybe some other people, normal people, ठीक है, तो सब कोई का एक ही परेशानी है कि क्यों तुम इंग्लिश में लिख रहे हो। ठीक है, why not let me speak in any language I like, तो क्या परेशानी है, मुझे कोई भी लैंग्वेज में बोलने दो ना जो मैं पसंद करता हूँ, कौन लैंग्वेज में मैं बोलूँगा ये तो मेरा हक है ना, ये तो मेरा, आई हैव दैट राइट टू चूज विच लैंग्वेज आई विल स्पीक, आई हैव टू चूज दैट ऑन माई ओन, वाई शुड आई टेक ओपिनियन फ्रॉम योर। ठीक है, मुझे तुम लोगों का ओपिनियन का क्या दरकार, मैं तो अपने से चूज करूँगी ना, मेरे पास तो वो हक है ना, तो वो हक मुझे दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों छीन रहे हो। ओके, Why not let me speak in any language I like? जो मर्जी लैंग्वेज में मुझे अच्छा लगे मैं उसी में बोलूँगी, क्यों मुझे वो करने नहीं दे रहा हूँ। The language I speak becomes mine. तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसमें उनका एक सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो निकल के आता है। The language I speak becomes mine. जो लैंग्वेज में बोलती हूँ, जो भाषा में बोलती हूँ, वो मेरा हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या, लैंग्वेज जो है ना, ये भी एक इनडिस्पेंसेबल पार्ट है पर्सनल आइडेंटिटी का, सेल्फ आइडेंटिटी का। मेरा जो आइडेंटिटी है, मेरा जो परिचय है, उसका एक अविच्छेद अंग है मेरा भाषा, मेरा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इसके साथ मेरा इमोशंस जुड़ा हुआ है,
इसी लैंग्वेज को यूज़ करके मैं अपना इमोशंस, पैशंस, मेरा जो भी मतलब एक्सप्रेशन रहता है, मेरे मन में जो भी कुछ चलता है, सब कुछ मैं इसी से एक्सप्रेस करती हूँ, इसी से मैं इसको मेरा भावों को बयां करती हूँ। तो ये भी मैं बन जाता हूँ, मेरा एक हिस्सा बन जाता है ये लैंग्वेज। तो उसको लेके तुमको छेड़खानी करने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा पर्सनैलिटी से, मेरा अस्तित्व को तुम कंट्रोल करने वाले कोई नहीं होते हो तुम, मतलब यहाँ सोसाइटी वालों को बताया जा रहा है, ठीक है। इट्स डिस्टॉर्शंस, इट्स क्वियरनेस, ऑल माइन, माइन अलोन। देखिए आप वर्ड चॉइस देखिए, ऑल माइन, माइन अलोन, दो बार माइन रिपीट हो रहा कि सारा कुछ मेरा है, मेरे अकेले का है। तो ये अलोन शब्द का एम्फेसिस से क्या पता चलता कि ये से कि अलोन ये रह नहीं पा रहा है, हालांकि अलोन रहना चाहिए, अकेले मेरा ही संपत्ति ये होना चाहिए, मेरा आइडेंटिटी, मेरा चॉइस, ठीक है, मेरा परिचय, मेरा लैंग्वेज, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। लेकिन ये अकेले तुम लोग मेरा रहने दे कहाँ रहे हो, ये तो तुम अपना प्रॉपर्टी बना लिए। सोसाइटी वालों तुम लोग तो इसको अपना ही संपत्ति समझ लियो और हमको उल्टा आके लेक्चर दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या ना करना चाहिए। तो मेरा ही चीज़ आके तुम मुझे सिखाओगे, क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात, ठीक है। इट्स डिस्टॉर्शंस, डिस्टॉर्शंस मतलब होता है आपका जो भी इसमें विकृतियां हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम्स तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज में जो भी कुछ फ्लॉज, जो भी कुछ कमियां रहती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है और एक उसका डायलेक्ट वर्जन होता है। जो भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होता है ना, वो आपका लिखने में, राइटिंग पर्पस के लिए यूज होता है। और जो स्पोकन होता है, जो हम लोग का मदर टंग होता है, जो हम लोग स्पीक करते हैं ना, स्पोकन लैंग्वेज, उस जो कलोकियल लैंग्वेज होता है, उसमें हम लोग उतना स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो नहीं करते। हम लोग अपना हिसाब से उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक या थोड़ा सा अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के उसको ठीक कर लेते हैं। यही डिस्टॉर्शंस मतलब वही जो पर्सनल एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है, उसी का बात किया जाए। इट्स क्वेयरनेस, हो सकता है कि ये तुमको क्वेयर लग रहा हो, क्वेयरनेस मतलब स्ट्रेंजनेस, ठीक है ना, काफ़ी तुमको अजीब लग रहा हो, ठीक है, तुमको ये अजीब लग सकता है, तुम्हारे लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, तुम्हारे लिए टूटा फूटा बेकार लैंग्वेज हो सकता है, लेकिन उससे हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा अपना है, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना है, जैसे भी हो अपना है, तुमको कोई हक नहीं इसमें इंटरफेयर करने का। ओके, अब आइए अगला समझते हैं। इट इज हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, फनी परहैप्स बट इट इज ऑनेस्ट। तो ये मेरा जो लैंग्वेज जो मैं यूज़ करती हूँ ना, ये आधा इंग्लिश है आधा इंडियन है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ मेरा राइटिंग पर्पस के लिए, लिखने के लिए। और आधा इंडियन क्यों है? क्योंकि इसमें मैं अपना इंडियन कल्चर का, मेरा इंडियन आइडेंटिटी का, मेरा इंडियन लैंग्वेज का या इंडियन जो प्लेस है वो ही सारा चीज़ के बारे में मैं बताती हूँ। लेकिन सिर्फ मेरा लैंग्वेज रहता है ना, लैंग्वेज सिर्फ इंग्लिश है। तो उनका कहने का मतलब है कि मैं जो भी कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मैं जो भी पोएट्री लिख रहा हूँ, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, जो भी मैं कन्वर्सेशन कर रही हूँ, जो भी मैं बोल रहा हूँ, ओके, जो भी लिख रहा हूँ, वो उसका भाषा तो अंग्रेजी है, उसका लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन उसका जो कंटेंट है ना वो प्योरली इंडियन है। मैं इंडिया के बारे बोल रहा हूँ, मैं इंडिया रिलेटेड बोल रहा हूँ, मैं मेरा खुद का जो इंडियन आइडेंटिटी है, इंडियन लैंग्वेज है, उसी का बारे में लिख रहा हूँ, इंडियन एक्सपीरियंस के बारे में मैं लिख रहा हूँ। सिर्फ लैंग्वेज जो यूज़ कर रहा हूँ वो है इंग्लिश। इसलिए एक तरीके से देखा जाए तो मेरा लैंग्वेज को पूरा पूरी ना तो इंडियन कहा जा सकता है, ना पूरा पूरी इंग्लिश कहा जा सकता है। इसलिए हाफ इंडियन बिकॉज ऑफ द कंटेंट एंड हाफ इंग्लिश बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। ओके ओके, बट इट इज ऑनेस्ट। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग को ये फनी परहैप्स यानी पॉसिबली, ओके, तो हो सकता है ये कोई लोग को थोड़ा सा मज़ेदार लगे, फनी लगे, ये कैसे लैंग्वेज है, थोड़ा सा इंडियन थोड़ा सा इंग्लिश, ये भी कोई लैंग्वेज हुआ, हो सकता है फनी मे बी, बट इट इज़ ऑनेस्ट। लेकिन ये ऑनेस्ट है। क्यों ऑनेस्ट है? क्योंकि अगर मैं पूरा इंग्लिश में अगर मैं बोलता कि ये पूरा फुल इंग्लिश लैंग्वेज है, तो तब मेरा जो कंटेंट है वो भी इंग्लिश होना चाहिए था। इंग्लैंड के बारे में लिखती या इंग्लिश कल्चर के बारे में लिखती, वेस्टर्न आइडिया के बारे में लिखती, तब भले कंटेंट और स्ट्रक्चर दोनों सेम रहता। लेकिन मेरा कंटेंट तो यहाँ पे इंडियन है, भले ही जो स्ट्रक्चर है, जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर है, जो वर्ड्स अल्फ़ाबेट्स में यूज़ कर रही हो वो इंग्लिश है, लेकिन मेरा कंटेंट तो टोटली इंडियन है ना। तो इसलिए अगर हाफ इंडियन और हाफ इंग्लिश में इसको बोलूँ, उस हिसाब से इसको ठहराऊँ, तो ही ये ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ही ये मैं जो सच में जो फील करना चाहता हूँ, जो कहना चाहता हूँ, उसका एकदम ट्रू जेन्युइन डिस्क्रिप्शन होगा। ओके, इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझिएगा। इट इज़ एज ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन।
तो मेरे जो ये लैंग्वेज है ना, ये उतना ही इंसान है जितना कि मैं एक इंसान हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से लैंग्वेज को पर्सोनिफाई किया गया है। ठीक है, किस लैंग्वेज को? उनका ये जो हाफ इंडियन और हाफ इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें वो इंडियन अपना एक्सपीरियंस बयां कर रही है, इंडियन इमोशंस बयां कर रही है, तो इसको वो इंसान बोल रही है। क्यों इंसान बोल रही है? क्योंकि इसका यही एकमात्र उनका मीडियम है जिसका थ्रू वो अपना इमोशंस को, अपने भावनाओं को, अपना आइडियाज को रिप्रेजेंट कर पा रही है, एक्सप्रेस कर पा रही है टू द आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया में, समाज में। वो उनका जो पोइट्री है या उनका जो लैंग्वेज है, यही उनका एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो तो खुद हर जगह हर आदमी के पास जाके अपना बात नहीं बोल सकती, लेकिन वो जो लिख रही है, वो जो बोल रही है, वो हर कोई सुन सकता है। उनका लिखा, उनका राइटिंग हर कोई पढ़ सकता है। तो एक तरीके से उनका लिखा हुआ लैंग्वेज हर इंसान का पास जा रहा, दुनिया का सामने जा रहा, और उनका तरफ से उनका जो इमोशन है, उनका जो बात है, वो कौन बयां कर रहा? उनका लिखा हुआ वो लैंग्वेज। ठीक है, तो एक फॉरेन ऑडियंस के लिए, एक फॉरेन रीडर के लिए, जब भी वो उनका लिखा हुआ लैंग्वेज में कोई बुक पढ़ेगा या कोई पोइट्री पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि जैसे सचमुच का कमला दास, सचमुच का पोइट उनका सामने खड़ा होकर के ये सब बोल रही है। क्योंकि इतना इमोशनली वो अपना लैंग्वेज को यूज करती है, इतना सुंदर से वो, इतना लिविंगली वो अपना हर इमोशन को, हर एक्सप्रेशन को बयां करती है कि उसको पढ़ करके ही मतलब लगेगा जैसे सच में कोई खड़ा होकर बोल रहा हो। इतना उनका राइटिंग स्किल इतना अच्छा, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा, उनका इमोशन को इतना अच्छे से घोल पाती है अपना लैंग्वेज में, अपना राइटिंग में। इसलिए उनका राइटिंग भी उनका जैसा ही जीवित, एकदम लाइफ से भरपूर बन जाता है। ओके, डोंट यू सी, मतलब वो बता रहे हैं कि तुमको क्या नहीं दिखता है? अच्छा, नहीं दिखता है। देखिए, दिखने का बात यहाँ कर रहा, तो यहाँ पे एक विजुअल इम्पैक्ट भी आता है कि मैं जो लिख रहा हूँ, मेरा जो वर्ड्स में छप रहा है, जो लिख रहा है, वो वर्ड्स क्या तुमको साफ साफ नहीं दिख रहा? और वो वर्ड्स के थ्रू मेरा जो भी इमोशंस है, वो जो बाहर निकल रहा, क्या वो भी तुमको नहीं दिखाई दे रहा? अच्छा, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो नहीं कहना चाहिए, एक आयरनी एक ये भी है, थोड़ा सा एक सटायर यहाँ पे है कि मुझे तो तुम देख पा रहे हो, यानी जो स्पीकर बोल रहे हैं कि मुझे तो तुम देख पा रहे हो, लेकिन मुझे देख करके भी, मुझे सुन करके भी तुमको मेरा जो डिज़ायर है, मेरा जो मन का बात है, वो तो तुमको समझ में आ नहीं रहा। तो आप तो कम से कम मैं जो लिख रहा हूँ, लिख करके अपना मन का बात बता रहा हूँ कि तुम लोगों का ये ऑपरेशन, तुम लोगों का ये पैट्रियार्की वाला ऑर्डर जो तुम लोग हम पे ज़बरदस्ती मतलब कोशिश कर रहे हो कि नहीं हम अपना फेमिनिनिटी को एक्सप्रेस ना करें, मैं अपना जो भी डिज़ायर है उसको फॉलो में ना करूँ, पैट्रियार्की जो चाहता है, सोसाइटी जो चाहता है, उस हिसाब से मैं दब के रहूँ, उस हिसाब से मैं एकदम चुपचाप बैठे सारा काम करती रहूँ, वैसे तो मैं नहीं करूँगी। अब ये तुम मुझे डायरेक्टली देख के तो समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो कम से कम मैं जो वर्ड्स लिख रही हूँ, मेरा जो लैंग्वेज है, उसका ही थ्रू कम से कम समझ जाओ, या उतना भी नहीं नजर आता तुमको? वर्ड्स तो कम से कम दिखता है ना, मेरे इमोशंस भले ही ना दिखता हो, वर्ड्स तो दिखता है। यह है एक तरीके का कटाक्ष उन्होंने मारा है। ओके, It voices my joys, my longings, my hopes, and it is useful to me as cawing is to crows or roaring to the lions. कितना बढ़िया से उन्होंने लिखा है, आप देखिए। It is useful to me as cawing is to crows or roaring to lions. मतलब क्या कि क्रो के लिए, ठीक है, कॉइंग यानी द साउंड मेड बाय अ क्रो, और रोरिंग यानी मतलब शेर का जो दहाड़ होता है, जो नॉर्मल साउंड मेड बाय अ लायन इज रोरिंग एंड द नॉर्मल साउंड मेड बाय द बर्ड क्रो इज कॉइंग। तो एक कौवा के लिए उसका आवाज़, ये एक शेर के लिए उसका दहाड़ना, ये जितना नेचुरल है, मेरे लिए भी मेरा लैंग्वेज, जो लैंग्वेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो उतना ही नेचुरल है। मैं जितना इंसान हूँ, मेरे अंदर जितना इंसानियत है, जितना लिविंग क्वालिटीज़ है, मेरा लैंग्वेज भी ठीक उतना ही लिविंग है, क्योंकि मैं अपना लैंग्वेज को उसी एक्सपर्टीज से यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपना लैंग्वेज को उतना ही पैशनेटली डिपिक्ट कर सकता हूँ कि जिससे मेरा जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मेरा बयान है, जो मेरा मन में चिंता चल रहा है, भावना चल रहा है, वो सारा मेरा लैंग्वेज का पढ़ने वाला अपने आप समझ रहे, मेरा लैंग्वेज वो खुद से बयां कर सके। इतना काबिल मैं अपना लैंग्वेज को बना चुकी हूँ। तो मेरा लैंग्वेज भी मेरे जैसा ही ह्यूमन है, नहीं दिखता क्या? ये मेरा खुशी दर्शाता है, ठीक है। इट वॉइसेस माई जॉयस,
ये क्या कर रहा है, मेरा खुशी दर्शा रहा है, मेरे डिज़ायर, लॉन्गिंग्स यानी डिज़ायर, मेरे डिज़ायर दर्शा रहा है, माई होप्स मेरे आशा, मेरे जो भी एक्सपेक्टेशन है, मेरे जो एस्पिरेशन है वो दर्शा रहा है। और ये उतना ही यूजफुल मेरे लिए है जितना कौवा के लिए उसका आवाज़ या फिर शेर के लिए उसका दहाड़। ठीक है, it is human speech, the speech of the mind that is here and not there, a mind that sees and hears and is aware। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए वो लैंग्वेज को लेकर के जितना भी चीज़ बोल रही है ना, लैंग्वेज का द्वारा वो एक्चुअली अपना खुद का मेंटालिटी को समझाने का कोशिश करे, उनका पर्सनैलिटी को समझाने का कोशिश करे कि देखो मेरे लैंग्वेज, अब लैंग्वेज कैसा होगा, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज ओनली अ मीडियम फॉर एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स। तो किसी का लैंग्वेज तो वैसा ही होगा ना जैसा उसका सोच है। किसी का आप देखिए, कोई आदमी अगर आपको बहुत डिसेंट सोबर थॉट वाला मिला, जो बहुत, जिसका सोच बहुत नेक है, जिसका सोच बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत ही डिसेंट है, वो क्या कभी भी बहुत रफ, बहुत मतलब रूड लैंग्वेज यूज़ करेगा? नहीं करेगा। उसका लैंग्वेज भी वैसे ही होगा, शांत स्वभाव का, अच्छा डिसेंट लैंग्वेज। और जो जिसका सोच ही बहुत गंदा है, ठीक है, जिसमें कोई डिसेंसी नहीं है, ठीक है, उसका लैंग्वेज भी वैसे ही रफ एंड टफ लैंग्वेज होगा, रूड लैंग्वेज होगा, हार्श लैंग्वेज होगा ना। तो इसका मतलब क्या कि लैंग्वेज एक तरीके से आपका मेंटालिटी को दर्शाता है, आपका सोच को दर्शाता है, आप खुद कैसे इंसान है उसको दर्शाता है ना। तो इसीलिए मेरा ये जो अपना लैंग्वेज के ऊपर वो इतना डिस्क्रिप्शन कर रही है, उनका इंटेंशन ये कि मेरा रीडर जितना भी है ना वो मेरे बारे समझ सके, मेरा पर्सनैलिटी के बारे समझ सके कि मेरा लैंग्वेज ऐसा है तो मेरा पर्सनैलिटी भी ऐसा ही है। ओके, सो एक बार फिर से देख लेते हैं। इट इज़ ह्यूमन स्पीच, ये एकदम एक इंसान का स्पीच है, एक इंसान का बोली है ये, ठीक है। द स्पीच ऑफ द माइंड, ये मन का भी बोली है, मेरा मन में क्या चल रहा है वो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ इस सेंटेंस से, इस मेरा लैंग्वेज से। ओके, माइंड दैट इज हियर एंड नॉट देयर, मतलब मेरा माइंड जो है ना, जो माइंड का लैंग्वेज, जो माइंड का थॉट मैं अपने लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रही हूँ, तो मेरा माइंड कहाँ है? हियर, यहाँ पे है, नॉट देयर, वहाँ पे नहीं है। यहाँ हियर और देयर का मतलब क्या है? हियर और देयर का मतलब है कि इस लैंग्वेज में, ठीक है, इस लैंग्वेज में ही वो बस रहा है, यही मेरा माइंड है, यही मेरा इमोशंस है, ठीक है। ये जो मैं लिख रही हूँ, ये जिस भी चीज़ का बारे में बयां कर रहा हूँ, ये जो फेमिनिस्टिक सोच है या एंटी पैट्रियार्की वाला सोच है, ये जो फ्रीडम वाला सोच है, यही मेरा मन असली में बसता है, यही मेरा मन का सही सोच है, यही मेरा मन का जेन्युइन थॉट है, ना कि वहाँ मतलब सोसाइटी में, ठीक है। देयर इन द सेंस सोसाइटी वाले जो कस्टम क्रिएट किए हैं, सोसाइटी वालों ने जो भी एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किया है, उन्होंने जो यार्ड स्टिक, उन्होंने जो मेजरमेंट सेट किया है कि ऐसा ऐसा मेजरमेंट फॉलो करोगे तभी तुमको एक अच्छा मतलब लड़की माना जाएगा, एक अच्छा वुमेन माना जाएगा, एक गुड वाइफ या जो भी हो, जितना भी मतलब फीमेल रोल्स है उसको माना जाएगा। तो मेरा मन वहाँ पे सेट नहीं होता, वो आपका बनाया हुआ रूल्स रेगुलेशंस जो मेरा दिल कभी चाहता ही नहीं है, वहाँ पे मेरा मन कभी टिका ही नहीं। मेरा मन कहाँ टिकता है? मेरा मन टिकता है यहाँ, जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, यहाँ मेरा मन है, ठीक है। Okay, not the deaf blind speech of trees in storm or of monsoon clouds or of rain or the incoherent muttering of the blazing funeral pyre। देखिए ये अंश है ना, नॉट द डेफ से शुरू करके फ्यूनरल पायर तक, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हिस्सा को बहुत ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा कंपैरिजंस भी किया गया और ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी आ सकता है, तो ध्यान से देखिएगा। नॉट द डेफ ब्लाइंड स्पीच ऑफ ट्रीज इन स्टॉर्म, तो यह है ना, कोई डेफ या ब्लाइंड नहीं है। ब्लाइंड मतलब जो देख नहीं सकता, डेफ मतलब जो आपका सुन नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसको ना सुनाई देने वाला ना दिखाई देने वाला लैंग्वेज नहीं है, इस लैंग्वेज को सब दिखाई भी देता है, इस लैंग्वेज को सब सुनाई भी देता है। मतलब लैंग्वेज इन द सेंस क्या कि लैंग्वेज जो लिख रहा है, यानी मुझे सब सुनाई दे रहा है, आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म, और मैं सब देख भी पा रहा हूँ कि मेरे सामने सिचुएशंस क्या है।
तो मैं अवेयर हूँ, उस हिसाब से मैं अपना लैंग्वेज को भी अवेयर बना रहा हूँ। तो मत समझो कि ये जो लैंग्वेज है ना, ये ऐसे ही मतलब डेफ है, ब्लाइंड है, ये एक इनएक्टिव लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज में कोई पावर नहीं है, ऐसे ही बस लिखना है तो लिख दिया। मेरे लैंग्वेज में काफ़ी पावर है। क्यों है? क्योंकि मेरे लैंग्वेज में अवेयरनेस है, मैं खुद अवेयर हूँ, मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ, उसी हिसाब से मैं अपना लैंग्वेज को भी बना रहा हूँ। और मेरा लैंग्वेज जिस जिस तक पहुँच रहा, सब में मेरा लैंग्वेज अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा, उतना पोटेंशियल मैं अपने लैंग्वेज में दिया हुआ हूँ। दैट इज वाई इट इज एज अ ह्यूमन, इट इज एज अ लिवली क्रीचर। ओके, ट्रीज इन स्टॉर्म। अब तूफान में जैसे ट्रीज होते हैं, अब तूफान के सामने क्या पेड़ों का कुछ चलता है? ठीक है ना, आप देखते हैं कि अगर तूफान ज़्यादा हो तो पेड़ पूरा उखड़ करके चल जाता है, अपरूटेड होकर चल जाता है। तो मेरा लेकिन वैसा कंडीशन नहीं है। मेरा, आप तूफान, आप एक तरीके से तूफान मतलब यहाँ सोसाइटी समझ सकते हैं, सोसाइटल ऑब्लिगेशन, सोसाइटल प्रेशर। और पेड़ यानी यहाँ जैसे मतलब वुमेन का कंडीशन समझ सकते हैं, ठीक है, या कोई भी इंडिविजुअल जो सोसाइटी का प्रेशर के सामने मतलब एकदम नतमस्तक हो जाए, ठीक है, घुटने टेक दे, वैसा। तो मैं वैसा नहीं करने वाली। मैं तूफान में पेड़ जैसे उजड़ जाते हैं, उतना मुझे मतलब वीक मत समझो, उतना मुझे कमज़ोर मत समझो, ठीक है। और ना मुझे ऐसा मत समझो कि मुझे कुछ सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मैं इस तूफान को सामने डट करके, तूफान को चीर करके आगे बढ़ सकता हूँ। वैसा ताकत मेरे अंदर है, वैसा ताकत मेरे लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। और ऑफ मॉनसून क्लाउड्स और ऑफ रेन, ना तो मैं मतलब बारिश जैसा, या फिर बारिश का मौसम में जो घना बादल आता है वैसा, या फिर तूफान में जो ट्रीज रहता है वैसा, या फिर इनकोहेरेंट मटरिंग। इनकोहेरेंट मतलब जो समझ में नहीं आता, इनकम्प्रिहेंसिबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, समझ में नहीं आता ऐसा। मटरिंग्स, मटरिंग्स मतलब विस्परिंग्स, ठीक है, मतलब धीरे धीरे फिसफिसाहट, ठीक है, अस्पष्ट कुछ साउंड, उसको मटरिंग्स बोला जाता है। ऑफ द ब्लेजिंग फ्यूनरल पायर, ब्लेजिंग मतलब कि जो फायरिंग, जो जल रहा हो। और फ्यूनरल पायर का अर्थ होता है जो आपका मतलब मृत्यु होने के बाद, ठीक है, जो चिता जलाया जाता है शमशान में, ठीक है। पायर यानी वही चिता, और फ्यूनरल यानी जो आपका फ्यूनरल मतलब राइट्स एंड रिचुअल्स होता है आफ्टर डेथ, जो भी रिचुअल्स होता है, ठीक है। जैसे हम लोग मतलब शास्त्र का नियम कानून मान करके कुछ मतलब जितना भी रिचुअल्स होता है, ठीक है, उसको करना, तो इसको फ्यूनरल बोला जाता है, रिलेटेड टू आफ्टर डेथ सेरेमनी, ठीक है। और पायर यानी चिता। तो जो चिता जलाया जाता है ना मृत्यु का बाद, तो उस चिता जैसे जलता है, तो मुझे है ना वैसे जलता हुआ चिता भी मत समझो। मैं चुपचाप जलता रहूँगा, ठीक है, कुछ प्रतिवाद नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ तुम बारिश मत समझो कि बारिश में जो सिर्फ शब्द होता है, मैं सिर्फ वो शब्द हूँ, ठीक है, बहुत मीठा सा अच्छा सा शब्द हूँ, ठीक है। या मुझे तुम घना बादल भी मत समझो कि वो बादल सिर्फ क्या करेगा, बादल आएगा सिर्फ बरस के चल जाएगा, ठीक है, सारा चीज़ को शांत कर देगा, नर्चरिंग करेगा, नरिश करेगा, ठीक है, बहुत ही हर चीज़ को ग्रोथ करेगा, ठीक है। और ना मुझे तुम समझो पेड़, झुका हुआ पेड़ तूफान के समय। देखिए वो जितना भी चीज़ के साथ तुलना किया है ना, सारा एक तरीके से नरिशमेंट से जुड़ा हुआ है। चाहे पेड़ मान लीजिए, या तो नरिशमेंट से जुड़ा हुआ है, मतलब या तो वो नर्चर कर रहा है किसी को पालन पोषण कर रहा है, ठीक है, किसी को वो बड़ा कर रहा है, किसी को वो ग्रोथ दे रहा है, ठीक है। या तो वो ये कर रहा है, या फिर वो झुका हुआ रह रहा है, या फिर वो मतलब कमज़ोर होकर रह रहा है। जैसे ट्रीज बिफोर स्टॉर्म एक कमज़ोरी का या घुटने टेक देने का सिंबल है। फिर आप बादल समझ लीजिए या बारिश समझ लीजिए, ये क्या हुआ, बादल बारिश, ये भी एक तरीके से एक नरिशिंग प्रोवाइड कर रहा है, एक नर्चरिंग कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, अपना खुद का सेक्रीफाइस करके वो दूसरों का ग्रोथ में सहारा दे रहा। या फिर जो आप फ्यूनरल पायर समझ लीजिए, वो एक तरीके से अंत समझाता है, ठीक है, कि डिस्ट्रक्शन, ठीक है, सारा जिंदगी में काम करने के बाद आखिर में चिता में जल के राख हो जाना। तो ये एक तरीके से असहायता समझा रहा है, सारा ही सारा एक तरीके से असहायता समझा रहा है। लेकिन ये सारा को वो नकार रही है, ये सारा इमेज को कमला दास एकदम रिजेक्ट करते रही है कि मैं ये सारा मतलब इमेज जैसा नहीं हूँ, मैं ये सारा सिंबल जैसा नहीं हूँ, मैं जिंदगी भर किसी को सिर्फ नरिश कर जाऊंगी, वन साइडेड में सर्विस देके जाऊंगी, वैसा मेंटालिटी मेरा नहीं है। मैं सोसाइटी के प्रेशर के सामने घुटने टेक दूंगी, मैं असहाय रहूंगी, ऐसा मेरा मेंटालिटी नहीं है। और मेरा पूरा ज़िंदगी ऐसे सोसाइटी का अंडर में आके मेरा फ्रीडम को विसर्जन करके, मेरा अपना चाहत को विसर्जन करके, दूसरों के लिए काम करके बर्बाद करके आखिरकार मैं सिर्फ मर जाऊंगी, चिता में जल जाऊंगी, राख हो जाऊंगी। राख होने के लिए मैं नहीं आई हूँ, राख होने के लिए मैं पैदा नहीं हुई हूँ। तो मुझे ऐसा बाकी लोग जैसा नरम मत समझना। मैं एक फाइटर हूँ, मैं एक रेबेलियस सोल हूँ। मैं तुम लोगों का ये मतलब
इलॉजिकल नॉर्म्स का अगेंस्ट मैं फाइट करूंगी और मैं जीतूंगी। आई एम अ विनर, आई एम नॉट अ लूजर। ओके, तो ये उनका एक जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो रेबेलियस स्पिरिट है, ये भी निकल के आ रहा है। ओके, अब देखिए, अब वो बता रहे हैं अपना चाइल्डहुड का कुछ बात, कि एकदम चाइल्डहुड से लेकर के जैसे जैसे धीरे धीरे वो मतलब ग्रो अप की, तो क्या क्या उनको सोसाइटी से सुनने को मिला, उनको कितना बार उनका पर्सनल डिजायर किल करके सोसाइटल ऑब्लिगेशंस उन पर चढ़ाने का कोशिश किया गया, और कैसे कैसे वो रिवोल्ट की है, या फिर कैसे कैसे उनको वो सहना पड़ा है। आइए अब हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, आई वॉज चाइल्ड एंड लेटर दे टोल्ड मी आई ग्रू। तो मैं क्या थी, मैं एक बच्ची थी पहले, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्होंने, मतलब दे, वो लोग दे मतलब यहाँ पे सोसाइटी का बात किया जा रहा है, सोसाइटी ने मुझे क्या बताया कि नहीं, मैं तो ग्रो कर गई हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। फॉर आई बिकेम टॉल, क्योंकि मेरा कद बढ़ गया था, मैं लंबी हो गई थी। माई लिम्स स्वेल्ड एंड 1 or 2 places sprouted hair। तो मेरे जो लिम्स है ना, मेरे जो ऑर्गन्स है वो स्वेल्ड। अब यहाँ स्वेल्ड का मतलब क्या है, स्वेल्ड का मतलब होता है कि आपका ग्रोथ करना। ठीक है, तो मेरा जो लिम्स थे, मेरे जो ऑर्गन्स थे, वो भी धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। ठीक है, मेरा हाइट भी बढ़ रहा था, मेरा लिम्स भी ग्रो कर रहे थे, ऑर्गन भी मेरा ग्रो कर रहे थे। ठीक है, मतलब मेरा सीधा बात है, मेरा जो शरीर था वो धीरे धीरे अब मैच्योर हो रहा था। यहाँ पे प्यूबर्टी का बात किया गया है। प्यूबर्टी यानी एक ऐसा टाइम जहाँ पे जो फीमेल बॉडी है वो धीरे धीरे मैच्योर होता है। ठीक है, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, और पूरा बॉडी भी धीरे धीरे मैच्योर होता है। ठीक है, हार्मोन्स काम करते हैं, इस समय को बोला जाता है प्यूबर्टी। ठीक है, तो ये प्यूबर्टी का यहाँ पे वो रेफरेंस दिए हैं कमला दास, कि मैं तो थी तो छोटी, लेकिन मुझे अचानक से सब कोई बोला कि देखो देखो अब तुम बड़े हो गए हो, क्योंकि मेरा कुछ ऑर्गन्स यहाँ पे स्वेल करने। अच्छा, अब यहाँ पे स्वेल का जरिए आप ये भी बताया जा सकता है कि यहाँ पे ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट को भी एक तरीके से सजेस्ट किया जा रहा है थ्रू द वर्ड स्वेल। ठीक है, और 1 or 2 प्लेस स्प्राउटेड हेयर, स्प्राउटेड यानी उगना, मेरा 1 या 2 जगह में बाल भी उगने लगे, तो इसको भी आप एक तरीके से प्यूबिक हेयर कह सकते हैं। ठीक है, जो वेजाइनल हेयर होता है उसको भी एक तरीके से आप कह सकते हैं, या कोई भी दूसरा आर्मपिट वाला हेयर, या कोई भी हेयर जो जैसे प्यूबर्टी के साथ, मैच्योरिटी के साथ आता है। मतलब सीधा बात है, यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ और सेक्सुअल ग्रोथ का भी बात किया जा रहा है, कि अब तुम और सिर्फ लड़की बच्ची नहीं रहे, अब तुम धीरे धीरे एक वुमेन बन गए हो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारा हुआ है। इसका लेकिन ख्याल उनको खुद नहीं था, वो खुद को अभी भी मन में वो चाइल्ड नहीं थी, लेकिन उनको ये बता दिया गया कि नहीं, अब तुम और चाइल्ड नहीं हो, अब तुम्हारा चाइल्डहुड तुमसे छिन गया है, अब तुम वुमेनहुड में प्रवेश करो। ओके, अच्छा, फिर क्या बताया गया कि when I asked for love, not knowing what else to ask for, he drew a youth of 16 into the bedroom and closed the door। ठीक है, बहुत ही अब एक डार्क इमेजरी हम लोग को दिखने वाला है। ठीक है, कि अब थोड़ा सा दुखद घटना या अनएक्सपेक्टेड घटना उनके साथ हुआ, कमला दास के साथ। ठीक है, देखिए, when I हाँ, when I asked for love, not knowing what else to ask, तो जब मैंने प्यार मांगा, not knowing ये ना जानते हुए, what else to ask कि और क्या मांगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अचानक तो मेरा जो मेंटालिटी था वो तो चाइल्ड वाला ही था, मेरा में इनोसेंस अभी भी भरा हुआ था। जैसे मेरा फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अचानक से, ठीक है, जैसे मुझे सोसाइटी बताया कि तुम अब फिजिकली और चाइल्ड नहीं रहे, अब तुम फिजिकली वुमेन बन गए हो, तो लेकिन मेरा माइंड जो है, माइंड तो मेरा और 1 सेकंड में ट्रांसफॉर्म होकर एकदम मैच्योर वाला माइंड नहीं बन गया ना, मेरा इनोसेंस तो तब भी था। तो मुझे ठीक समझ में नहीं आया कि मैं क्या मांगू, तो मैं प्यार मांगा, मैंने प्यार मांगा, लेकिन मुझे मिला क्या? क्या मुझे प्यार मिला? क्या मुझे केयर मिला? क्या मुझे इमोशंस, पैशंस मिला? He drew a youth of 16 into the bedroom। उसने, अब यहां ही मतलब कौन है? ये कोई एक मेल गार्जियन फिगर है। हो सकता है कि ये उनका फादर का बात किया जा रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये उनका जो आफ्टर मैरिज जो उनका मतलब इन लॉज का हाउस हो, वहां का कोई लीड पुरुष फिगर का या कोई मेल गार्जियन का बात यहाँ पे किया जा रहा हो, ये क्लियर नहीं है। आइदर दिस कैन सिंबलाइज हर ओन फादर, or maybe somebody of her senior male guardians of her in-laws of after his marriage। okay, तो उसने क्या किया, मुझे एक 16 साल का मतलब लड़का के साथ क्या कर दिया, मुझे बंद कर दिया, बेडरूम में बंद कर दिया। ओके, एंड क्लोज द डोर। ही डिडंट बीट मी बट माई सैड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन। मतलब उसने, अच्छा अब ये जो ही है ना, ही डिडंट बीट मी वाला ही, ये वाला ही,
ये वाला ही, लेकिन वो पहले वाला ही नहीं है जो मैं उसका फादर में, जो मैं कमला दास का फादर या फिर कोई मेल गार्जियन, सीनियर मेल गार्जियन की बात कर रहा हूँ, यहाँ वो वाला ही नहीं है। ये ही है वो यूथ ऑफ 16, ठीक है ना, वो 16 साल का जो लड़का, मतलब एक्चुअली उनका हस्बैंड जिसके साथ उनका मतलब शादी हुआ, कमला दास का मतलब यंग एज में ही शादी करा दिया गया था, उसका ही एक रेफरेंस है। तो जो 16 साल का उनका हस्बैंड था ना, उसका बात किया जाए, क्या वो क्या किया, उसने मुझे मारा नहीं, ही डिडंट बीट मी, ही डिडंट फिजिकली असॉल्ट मी, ठीक है, उसने मुझ पे कोई शारीरिक अत्याचार नहीं किया, लेकिन बट माई सैड वुमेन बॉडी फेल्ट सो बीटन, मेरा जो वुमेन बॉडी था ना, देखिए बहुत क्लेवरली वो मतलब ना बताते हुए भी वो एक तरीके से बता रही कि किस तरीके का टॉर्चर ऊपर हुआ है। वुमेन बॉडी, मेरा जो मैच्योर बॉडी था, अब जो मेरा शरीर को परिणति मिल चुका था, ठीक है, अब मैं और मेरा बच्ची का शरीर नहीं था, मेरा एक नारी का शरीर हो गया था, ठीक है। उसको बहुत ज़्यादा बीटन लग रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि उसको मारा गया है, उसको टॉर्चर किया गया है, वो सैड है। माई वुमन बॉडी वॉज सैड, मेरा जो फेमिनिन स्ट्रक्चर था, जो फिजिकलिटी था, वो काफ़ी दुखी था। क्यों? क्योंकि उसको क्या एक्सपेक्टेशन था कि उसको कोई प्यार करेगा, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, उसको बहुत सा टॉर्चर मिला। लेकिन टॉर्चर मतलब क्या? फिजिकल असॉल्ट, कोई उसको मार रहा था, मार नहीं रहा था। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ किस चीज़ का बात हो रहा, यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स का बात हो रहा, और डेफिनेटली वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ फोर्स्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम लोग आजकल मैरिटल रेप कह के भी संबोधित करते हैं, कि वाइफ का कंसेंट ना होने का बावजूद भी सिर्फ हस्बैंड का हक अदा करने के लिए शारीरिक मिलन में लिप्त होना, तो उस चीज़ को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। ओके, तो ये एक उनका साथ एक घटना जो हुआ, वो उनको काफ़ी सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली भी उनको ब्रेक डाउन कर दिया था। ओके, द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वूम क्रश्ड मी, तो मेरा ब्रेस्ट का जो वेट था, मेरा वोम का भी जो वेट था, वही मुझको, मैं अपना शरीर के भार से ही मैं खुद दबी जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरा ऑर्गेन्स, मेरा अपना शरीर का ही ऑर्गेन मुझे क्रश कर दे रहा, मुझे पीस दे रहा, मुझे तबाह कर दे रहा। ऐसा कहने का क्या मतलब है? क्योंकि द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट, क्योंकि मेरा ब्रेस्ट तो ग्रो किया है ना, क्योंकि मैं प्यूबर्टी में हूँ, ठीक है, तो मेरा मेरा शरीर अब मैच्योर कर गया, तो मेरा ब्रेस्ट भी ग्रो किया है, तो उसका पहले से उसका वेट काफ़ी बड़ा है। लेकिन सिर्फ मेरा शारीरिक ग्रोथ की वजह से मेरे साथ ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स, फोर्स सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। एक तरीके से इसको वो अपना शरीर के ऊपर ही अक्यूज कर रही है कि क्यों मेरा शरीर अचानक से इतना बढ़ गया, क्यों मेरा ब्रेस्ट ग्रो हुआ, क्यों मेरे शरीर में ऐसा फेमिनाइन मैच्योरिटी आया जिससे कि मेरा हस्बैंड ऐसा काम मेरे साथ किया। अगर मैं बच्ची रहती तब तो कोई मेरे ऊपर नज़र नहीं डालता, तब तो कोई मेरे शरीर के ऊपर नज़र नहीं डालता, लेकिन क्योंकि मेरा शरीर अब ग्रो हो गया तो इसीलिए मुझे इतना टॉर्चर सहन करना पड़ा। आखिर क्यों? तो वो अपने शरीर को एक्यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से दो नरिशमेंट का सिंबल को यूज किया गया, एक है ब्रेस्ट, एक है वोम। वोम नरिशमेंट का सिंबल क्यों? क्योंकि वोम इज द प्लेस वेयर द बेबी, ओके, द चाइल्ड इज लाइक ग्रोइंग, ओके, ठीक है। एक बच्चा जो माँ का शरीर में जो बच्चा रहता है वो भी तो वोम में ही मतलब बढ़ता है ना, फिर उसको बाहर मतलब डिलीवरी का टाइम निकाला जाता है, वो तो वोम में ही रहता है। तो एक जो मदर्स वोम है ये एक लाइफ जनरेटिंग फोर्स को सिंबलाइज करता है, ठीक है। और जो ब्रेस्ट है, क्या जैसे ब्रेस्ट मिल्क जो बेबी पीता है, तो ये भी एक नरिशमेंट का बहुत बड़ा मतलब सिंबल है। तो चाहे ब्रेस्ट हो चाहे वो दोनों ही नरिशमेंट और लाइफ गिविंग सिंबल है। लेकिन देखिए यहाँ पे दोनों को ही एक लाइफ क्रशिंग सिंबल के तरीके से मतलब कमला दास ने यूज किया कि यही दो चीज जिससे नया जान को मतलब पनपने का मौका मिलता है, तो ये कितना सेक्रेड होना चाहिए, इसको कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन रिस्पेक्ट करने के बजाय तुम इसको क्या कर रहे हो, मतलब मेरे हस्बैंड क्या करा, इसको टॉर्चर किया, ठीक है। मेरे फेमिनिटी को रिस्पेक्ट करने के बजाय मेरे फेमिनिटी को टॉर्चर किया, ही सेक्सुअली असॉल्टेड मी। ये है यहाँ का, यही सटायर है यहाँ पे। आई श्रैंक पिटीफुली। श्रैंक मतलब क्या कि दूर हट जाना, ठीक है ना, खुद को डिटैच कर लेना, खुद को हटा लेना। पिटीफुली, पिटीफुली यानी मुझे बहुत माया आया, मुझे बहुत दया आया, मुझे बहुत करुणा आया। किसके ऊपर दया? अपने ऊपर। मेरा खुद का हाल देख कर ये मैं हूं, मेरा ये हाल बच गया, मेरा कोई इज्जत नहीं है, मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरे फेमिनिटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं है। क्या मैं सिर्फ अब एक बॉडी हूं, मेरा कोई माइंड नहीं है, मेरा कोई डिजायर नहीं है, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मैं
मेरा यही डिग्रेडेशन रह गया। खुद का ऊपर उनको खुद तरस आ रहा है और वो श्रैंक हो गई, वो डिटैच हो गई, वो दूर चल गई। किससे? अपना खुद से, अपना खुद का ये जो प्रेजेंट स्टेट है। देखिए अब तक क्या है कि अब तक वो भी लेकिन दबी दबी ही रह रही थी, प्रेशर उनके ऊपर आ रहा था, लेकिन अभी तक उनका रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूशन रिपेलियन लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी सोसाइटी उनको जैसा बोला, देखिए उसका सोसाइटी बोला कि तुम अब मैच्योर हो गए हो, ठीक है, तुम अब ग्रो कर गए हो, तो अब तुमको वुमेन जैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये उनको ठीक पसंद तो आया नहीं, लेकिन वो रिवोल्ट नहीं की, वो मान ली। उनका मर्जी का बगैर या उनका हिसाब का पार्टनर से कंसल्ट किए बगैर उनको शादी करा दिया गया। ये भी उनको पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी वो मान ली। फिर वो चाह रही थी प्यार, लेकिन प्यार के बदले उनको कुछ और ही मिला। ये भी यहाँ तक भी उन्होंने बर्दाश्त किया। तो अब तक सिर्फ सोसाइटी उन पर प्रेशर डाले जा रहा, टॉर्चर किए जा रहा, वो बर्दाश्त करते जा रही। लेकिन अब बस नाउ द एंड, अब वो खत्म कर दे रही है कि अब मैं अपना ये अत्याचारित पीड़ित सोसाइटी का प्रेशर से दबा हुआ मेरी जो पर्सनालिटी है ना, इससे मैं अब पीछे हट गई। मतलब क्या, अब मेरा एक नया पर्सनालिटी जन्म लेगा, अब मेरा रिबेलियन स्टार्ट होगा। अच्छा, रिवॉल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये तो एक तरीके से कैरेक्टर का भी रिवॉल्यूशन है ना, क्योंकि उनका जो एक तरीके से मतलब सब कुछ मान लेने वाला एकदम सो कॉल्ड गुड वुमेन ऑफ सोसाइटी, ये वाला जो नेचर था, ये वाला जो कैरेक्टर था, इससे अब वो अपने खुद एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रांग वुमेन, एक न्यू वुमेन बनने की तरफ जा रही थी। उनका कैरेक्टर का भी रिवॉल्यूशन हो रहा बाय रिवोल्टिंग अगेंस्ट सोसाइटी। ओके, अब देखिए देन के बाद यहाँ 3 डॉट दिया हुआ है, इसको हम लोग एलिप्सिस बोलते हैं, ठीक है। एलिप्सिस, अब एलिप्सिस क्या है कि जनरली कुछ अगर हम लोग को कुछ वर्ड्स या कुछ स्टेटमेंट्स और बोलना रहता है, लेकिन हम लोग उसको मेंशन नहीं करना चाहते हैं, तब हम लोग ये 3 डॉट या एलिप्सिस देते हैं। तो यहाँ देन मतलब उसका बाद, ये एलिप्सिस एक तरीके से गैप भी समझा रहा है कि कुछ समय भी उसके बाद बीता, ठीक है, समय में भी थोड़ा बदलाव आया, ठीक है, और मेरा पर्सनैलिटी में भी बदलाव आया। ये चेंज को दर्शा रहा, चेंज इन टाइम as well as change in my personality, change in my nature, change in my mind, change in my attitude. Okay, देखिए उसके बाद क्या हुआ। I wore a shirt, मैंने क्या किया, मैंने एक शर्ट पहना, ठीक है ना, and my brother's trousers, और मेरे भाई का ट्राउजर। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने ठीक किया कि ठीक है, अब तक सोसाइटी का प्रेशर से मैं दबी रह रही थी, तो अब मैं उसका ये रिवोल्ट करूंगी। कैसे रिवोल्ट करूंगी? सोसाइटी मुझसे जो जो एक्सपेक्ट करता है, ठीक उसी को मैं काटूंगी, उसका अगेंस्ट में जाऊंगी, ठीक है। जो सोसाइटी मुझसे चाहता है मैं ठीक उसका उल्टा चीज़ करूंगी। वो सोसाइटी मुझसे चाहता है कि तुम मतलब वाइफ हो ना, तुम मैरिड गर्ल हो, तो तुम साड़ी पहन के रहो या तुम एक प्रोफेशनली ड्रेस्ड रहो। मैं ठीक उसका उल्टा की। मैं क्या की, मैं अपने ब्रदर का ट्राउजर्स पहन लिया और मैंने शर्ट पहन लिया। मतलब ये एक तरीके से ये डबल डिस्कार्डिंग ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स है। एक तो सोसाइटी मतलब पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या, पुरुष को हमेशा नारी से अव्वल दर्जे का समझता है, ठीक है, उसको सुपीरियर समझता है, वुमेन को इंफीरियर समझता है। तो एक तरीके से मैं पुरुष जैसा ही मैं अपना अपीयरेंस कर ली, मैंने अपना अपीयरेंस जो है वो मेल कर ली, मेल जैसा कर लिया, क्योंकि शर्ट ट्राउजर जनरली मेल का ड्रेस है ना, मेल ड्रेस है, पुरुष का ड्रेस है, तो मैं उसका जैसा कर लिया। तो इससे मैंने सोसाइटी को मैसेज दिया, नंबर 1 कि तुम जो हिसाब से फेमिनाइन स्टैंडर्ड सेट करोगे, मैं वो स्टैंडर्ड को नहीं मानूंगी, उसको मैं ब्रेक करूंगी, आई विल ट्रैश दैट। ओके, नंबर 1 मैसेज है ये। नंबर 2 मैसेज क्या है कि तुम जो समझते हो ना, तुम लोग जो समझते हो सोसाइटी वालों कि तुम लोग मर्द ही बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो, बेटर हो, बेस्ट हो, ठीक है, और हम लोग लड़की लोग का कोई औकात नहीं है, ऐसा जो तुम लोग का घटिया सोच है, इस सोच का भी मैं इस पे अटैक करूंगी और मैं तुम ही लोग जैसा बन के दिखाऊंगी। देखो तुम ही लोग जैसा मैं अपीयरेंस कर रही हो, तो लड़की लोग भी कहीं से भी कोई कदम में लड़के लोग से पीछे नहीं है। दे आर इक्वल टू मेल, okay, they are equal to masculine gender as well, they are not inferior। तो ये 2 मैसेज वो दे रही है, ये अपना सारा काम। अब उनका रिवोल्टिंग शुरू हुआ, अब उनका रिबेलियन स्टार्ट हो रहा। ओके, कट माई हेयर शॉर्ट, और मैंने क्या किया, मैंने अपना बाल को भी छोटा छोटा काट दिया। इग्नोर्ड माई वुमेनलीनेस, मेरा जो नारित्व था, मेरा जो वुमेनहुड था, उसको ही मैंने इग्नोर कर दिया। मतलब वुमेनहुड मतलब क्या, देखिए ये भी एक तरीके से वो कटाश मार रहे हैं कि मेरा वुमेनहुड मतलब नॉट माई जेन्युइन वुमेनलीनेस, ठीक है, मैं वुमेन तो अभी भी हूँ, ठीक है, अंदर ही अंदर से मैं अभी भी एक नारी हूँ, मेरे अंदर वो इमोशन अभी भी है, पैशन अभी भी है, नारी का जो भी क्वालिटी है मेरा सब में है,
लेकिन जो एक सोसाइटी इम्पोज्ड वुमेनलीनेस होता है ना, कि सोसाइटी जो ठीक कर देता है कि ऐसा स्टैंडर्ड, ऐसा ड्रेस, ऐसा रहन सहन होगा तो भी एक नारी तुम होगे, वो बेकार का जो वुमेनलीनेस है, वो जो इम्पोज्ड बाई फोर्स इम्पोज जो वुमेनलीनेस है ना, वो मैंने इग्नोर किया, वो मैंने डिफाई किया, वो मैंने निग्लेक्ट किया। जो करना है करो। ये एक सीधा खुला एकदम क्या होता है, युद्ध का पैगाम है कि मैं आई एम ऑन अ डायरेक्ट वॉर विथ योर इम्पोज्ड वुमेनिटी। मैं नहीं मानूंगी, अपने जैसे जियोगे, क्या कर सकते हो कर लो, सीधा चुनौती है। ठीक है। ड्रेस इन साड़ीज, बी गर्ल, बी वाइफ, दे सेड। देखिए फिर बार बार यहाँ पे ये दे आ रहा है, दे मतलब वही सोसाइटी वाले। तो सोसाइटी वाले क्या बोल रहे हैं, अरे अरे ये क्या है, शर्ट क्यों पहन रहे हो, ट्राउजर क्यों पहन रहे हो, साड़ी पहनो, लड़की बनो, वाइफ बनो। ठीक है, ये क्या मतलब, ऐसा कौन वाइफ कौन लड़की ऐसा लड़कों जैसा बनती है, अपना जो तुम लड़की हो लड़की बनो ना, वाइफ बनो ना, सोसाइटल रूल को फॉलो करो ना। बी एम्ब्रॉयडर, बी कुक, क्यों तुम एम्ब्रॉयडरी करो, सिलाई कढ़ाई करो, तुम कुक बनो, खाना पकाओ। बी अ क्वारलर विद सर्वेंट्स, सर्वेंट्स के साथ क्वारल करो। ठीक है, यही सब तो तुम्हारा काम है। तो सोसाइटी का नजर में एक वुमेन का काम क्या है, अ वुमेन इज ओनली लिमिटेड विद इन अ हाउस होल्ड, विद इन द फोर वॉल्स। यही एक सोसाइटी का एक स्ट्रक्चर है, एक मेंटल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, एक प्रोटोटाइप ये है कि महिला का काम, एक नारी का काम, एक लड़की का काम क्या है, बाहरी दुनिया में उसका क्या ही काम है, वो तो बस उसको बस वही कुछ काम करना है, वही खाना पकाना है, घर संभालना है, बच्चा पैदा करना है, वही बच्चों को पालन पोषण करके बड़ा करना है, बस काम खत्म। और क्या, और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एम्ब्रॉयडरी करो, कुछ सर्वेंट्स के साथ झगड़ा कर लो, बस यही तो तुम्हारा काम है। चार दीवारी के अंदर ही तुम्हारी जिंदगी सीमित है, लड़की हो इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो ये जो बहुत ही पैट्रियार्कल सोच है ना, इसी का अगेंस्ट में कमला दास जा रही है। ठीक है। फिट इन, ओ बिलोंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट दो यहाँ पे फ्रेज है, एक है फिट इन और एक है बिलोंग। यानी फिट इन इनटू द स्टैंडर्ड सेट बाय, ऐसे सोसाइटी बोल रही है, हम लोग ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है फेमिनिटी का, उसमें तुम फिट हो ना। ये क्या तुम अपना अलग एक नारीत्व का तुम मतलब एक नया रूल सेट कर रहे हो, क्या तुम अपना आइकोनोक्लास्ट बन रहे हो, क्या तुम अपना एक नया फेमिनिटी का रूप ला रहे हो। हम लोग तो ऑलरेडी फेमिनिटी का स्टैंडर्ड सेट करके रखे, उसी में फिट हो ना। ओ बिलोंग, अरे तुम किसी ना किसी के बनो। बिलोंग यानी कोई ना कोई चीज से तो तुम कंप्लीटली खुद को सेल्फ आइडेंटिफाई करो। तुम अब यहाँ कोई ना कोई चीज मतलब क्या, यहाँ एक्चुअली वो बोल रहे हैं कोई ना कोई चीज में बनो, लेकिन कोई ना कोई चीज यानी मतलब हम लोग का सेट कर दिया कोई ना कोई चीज बनो। देखो मैंने कितना ऑप्शन दिया, सोसाइटी कह रहा है मैंने तुमको कितना ऑप्शन दिया, साड़ी पहनो, गर्ल बनो, एम्ब्रॉयडरी करो, कुकिंग करो, क्वारलिंग विद सर्वेंट्स करो, तो इतना सारा ऑप्शन दिया। इन सब में से कोई ना कोई में तो फिट हो जाओ, कोई ना कोई में तो तुम इसमें खुद को समेट लो, लेकिन इसका बाहर जाने का तो साहस मत करो, यहीं में समेटो खुद को। क्राइड द कैटेगराइजर, क्राइड द कैटेगराइजर, सब कैटेगराइजर मतलब भी वही सोसाइटी वाले, मतलब वो क्या करता है, कैटेगराइज करता है। यही मैंने जो बोला कि मैंने तुमको कितना सारा कैटेगरी दिया, कितना सारा मैंने तुमको टाइप दिया, ये सारा टाइप में तो क्या है कि नारी को, एक फीमेल को सोसाइटी हमेशा कोई ना कोई टाइप में सीमाबद्ध रखता है, या तो तुम कुक बनो या तो तुम एम्ब्रॉयडर बनो, उसका एग्जिस्टेंस को ही लिमिटेड रखना चाहता है। तो यही इसी का एक तंज कसा है कैटेगराइजर की। ठीक है, मैं है ना, वैसे तुम एक कैटेगरी सेट कर दोगे मेरे लिए कि मैं कुक बनूँ, एम्ब्रॉयडर बनूँ, झगड़ा करने वाली बनूँ, क्यों मैं तुम्हारा सेट हुआ कैटेगरी में मैं फिट हूँ। मुझे जो चीज़ में मन करेगा मैं उसमें फिट होगा, तो बात में सुनूंगा थोड़ी। अच्छा अब देखिए, डोंट सिट ऑन वॉल्स और पीप थ्रू आवर लेस ड्रेप विंडोज। तो ये क्या कर रहे हो, दीवार में चढ़ के बैठ रहे हो, छी छी छी, ऐसा कोई लड़की करता है भला, हट मत करो ऐसा। और पीप इन, पीप इन मतलब झांकना, थ्रू आवर लेस ड्रेप्ड विंडोज। लेस ड्रेप यानी लेस का जड़ी का काम किया हुआ जो हम लोग को बहुत सुंदर सुंदर पर्दा लगा हुआ विंडो है ना, उसमें से झांक रहे हो, ये क्या बात हुआ। ये ऐसे झांकना, विंडो खोल करके किसी दूसरे का मतलब प्राइवेट मोमेंट्स को देखना, मतलब दूसरे के घर के अंदर क्या हो रहा है, ये दूसरे का प्राइवेसी बर्बाद करना, ये क्या चीज़ है, ये क्या कर रहे हो, वॉल का ऊपर उठ के बैठ रहे हो, ठीक है, एक दीवार के ऊपर उठ के बैठ रहे हो, ये सब क्या चीज़ है, ये सब मत करो। ये सब कोई लड़की लोग करती है भला, ये सब तो एकदम कितना अनरूली चीज़ है, कितना अनडिसिप्लिन चीज़ है, क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों सिंबल फिर से यूज हुए, हिडन सिंबल। एक है आपका वॉल, एक है आपका विंडो। वॉल मतलब यहाँ पे बाउंड्री, की बाउंड्री में मत बैठो, कोई एक साइड में आओ। एक मतलब यहाँ दोनों साइड मतलब मैन
एंड वुमेन, और दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है, तो तुम बाउंड्री लाइन में बैठे हुए हो। मतलब क्या, तुम बायोलॉजिकली तो एक फीमेल हो, लेकिन तुम काम एक भी तो फीमेल जैसा कर नहीं रहे हो। सोसाइटी का जो नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, जो एक फीमेल को अच्छा नारी को फॉलो करना चाहिए, तो कहाँ, तुम तो फॉलो तो नहीं कर रहे हो, तुम तो एकदम हर अपना काम का थ्रू पुरुष बनने का कोशिश कर रहे हो। तो ये तो एक तो तुम बाउंड्री में बीच में बैठ गए ना, तो पूरा पुरुष में फिट हो रहे हो ना, तुम पूरा नारी में फिट हो रहे हो। ऐसा मत करो, कोई जगह में एक तो जाओ। ये है वॉल का सिग्निफिकेंस। और विंडो, विंडो एक तरीके से होता है, विंडो मतलब खुला विंडो, जो ओपन विंडो है ना, ये हम लोग का खुला सोच को दर्शाता है। ठीक है, विंडो जैसे एक एंटर पॉइंट होता है, मतलब सन रेज जैसे या एयर या सन रेज जो एंटर करता है विंडो के थ्रू घर में। ठीक है, तो वैसे ही जो भी कुछ अच्छा विचारधारा है, अच्छा सोच है, वो भी हम लोग को खुले दिमाग, खुला सोच से ही हम लोग का अंदर प्रवेश करेगा। तो लेकिन हम लोग का क्या है, लेस ड्रेप्ड विंडोज है। हम लोग का विंडो तो बहुत खूबसूरत पर्दा से ढका हुआ है। तो तुम ये जो अच्छा सोच, अच्छा विचार, ये जो नया विचार तुम दे रहे हो ना, ये नहीं घुसेगा। ये कैसे घुसेगा, ये तो मैंने ऑलरेडी जरी का पर्दा क्यों बहुत खूबसूरत, अच्छा या खूबसूरत का बात क्यों आ रहा, क्योंकि ये सबको मानने में मजबूर कर दिया गया है कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड है ना, वही जो मानेगा वही बस खूबसूरत, वही बस अच्छा होगा, बाकी सब तो एकदम बेकार, बुरा, फालतू आदमी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक्चुअली ब्लॉकेड यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग इम्पेडिमेंट यूज कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग बाधा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उसी बाधा को हम लोग अपना पावर का थ्रू खूबसूरती बना दिया है कि यही चीज को जो फॉलो करेगा वही खूबसूरत होगा, बाकी सब तो बेकार। ठीक है, तो तुम जो ये अपना नया नया लॉजिक का थ्रू सोसाइटी को चेंज करने का कोशिश कर रहे हो, सोसाइटी का बंद विंडो को खोल करके अपना लॉजिक का रे अंदर प्रवेश करवाने का कोशिश कर रहे हो, मत करो। बी एमी और बी कमला, और बेटर स्टिल बी माधवी कुट्टी। ठीक है, तो या तो तुम एमी बनो या तो है ना कमला बनो, या और भी बढ़िया होगा अगर माधवी कुट्टी बन जाओ। माधवी कुट्टी क्या है, माधवी कुट्टी है ना, ये एक्चुअली ये सचमुच में कमला दास का पेन नेम है। जब वो मतलब मलयालम लिटरेचर में लिखती थी तो इनका वो पेन नेम था माधवी कुट्टी। तो या तो तुम माधवी कुट्टी बनो, मतलब अगर जैसे तुम अपने मलयालम एकदम नेटिव जो तुम वुमेन हो ना, एकदम जो अपना मदर टंग है, एकदम वैसे ही जैसे बचपन में तुम थे, मतलब यहाँ उनका बचपन का बात की, बचपन में जैसे तुम थे ना कमला, एकदम वैसे ही बन जाओ, एकदम सबसे बढ़िया होगा। बचपन में वो कैसी थी, प्रेशर सोसाइटी का मतलब अगेंस्ट रिबेलियन नहीं करती थी, रिवॉल्ट नहीं करती थी, सब कुछ मान लेती थी। तो सबसे तो बढ़िया होगा अगर तुम वैसे ही बन जाओ। कोई बात नहीं, वैसा नहीं भी बनोगे तो या तो एमी बनो या फिर कमला बनो, कम से कम ये मतलब कोई भी यहाँ पे एक लड़की का बात किया जा रहा है कि कोई भी आम लड़की, सोसाइटी इज द एक्सेप्टेड कोई भी आम लड़की बन जाओ ना। ये जो तुम रिवोल्ट कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, ये मत करो। इट इज टाइम टू चूज अ नेम और रोल। अब समय आ चुका है कि तुम एक पर्टिकुलर नाम को चॉइस करो, एक पर्टिकुलर रोल को चॉइस करो। जैसे देखिए, जैसे मैं पहले से बताता रहता, सोसाइटी बार बार, ये कमला दास खुद थोड़ा लाइन पहले बोली कि कैटेगराइजर, सोसाइटी इज एक्टिंग लाइक ए कैटेगराइजर। वो कुछ ही बस टाइप, कुछ ही बस रोल, कुछ ही बस कैटेगरी एक लड़की को ऑफर कर रही है कि बस तुम्हारे पास इतना ही चॉइस है, इसमें अगर फिट होना है तो तुम हो, नहीं तो क्या, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब हम लोग तुमको आउटकास्ट कर देंगे। ठीक है, ये क्या बात हुआ है ना, सोसाइटी में रहोगे, सोसाइटी से सारा चीज़ ज़िंदगी अपना काटोगे, सोसाइटी तो की सोसाइटी का रूल्स को ही तुम डिसओबे करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जल्दी से जल्दी कोई एक नाम अपने लिए चुनो, कोई एक रोल अपना लिए चुनो, बस उसी में फिट इन हो, बाकी और हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। डोंट प्ले प्रिटेंडिंग गेम्स, तो ऐसा है ना, खेल मत खेलो ऐसे प्रिटेंड करने वाले। जो तुम प्रिटेंड कर रहे हो ना, ये जो तुम दर्शा रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, ये तुम एक्ट कर रहे हो कि हाँ मैं हूँ, मैं एक बहुत रिवॉल्यूशनरी फिगर हूँ, ठीक है, मैं एक सोसाइटी का बात ना मानने वाली एक महिला हूँ, ठीक है, सोसाइटी जैसा महिला का कंस्ट्रक्ट बनाया है वैसा मैं नहीं हूँ, मैं अपना अलग बनूंगी। तो ये जो तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो ना, तो ये सब करके कोई फायदा नहीं है, ये सब गेम खेलना बंद करो। ठीक है, अब यहाँ प्रिटेंड करने का बात सोसाइटी वालों ने क्यों यूज़ किया, अब आप ही बताइए। आपको लग रहा है कि कमला दास ये जब से अपना बात बोल रहे हैं, उनका जो रिवोल्टिंग नेचर है, ये क्या उनका प्रिटेंस है या जेन्युइनली वो ऐसा सोच रहे हैं? वो जेन्युइनली ही ऐसा सोच रही है, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटी उसको प्रिटेंस बोल रहा है, उसको एक्टिंग बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को ये दिमाग में आ ही नहीं सकता कि उनका सेट किया हुआ रूल का बाहर भी जाके कोई सोच सकता है, ये ख्याल ही उनका दिमाग में नहीं आ रहा है।
ठीक है। तो एक्चुअली ये भी सोसाइटी का एक हिपोक्रेसी को दर्शाता है कि सोसाइटी सोचता है कि करता है कि वो अपने लिए कुछ एक रूल रखता है, लड़कियों के लिए कुछ और एक रूल रखता है। तो ये इसका हिपोक्रेसी को दर्शाता है। ठीक है। डोंट प्ले एट सिजोफ्रेनिया और बी अ निम्फो। अच्छा, सिजोफ्रेनिया मतलब क्या है? ये एक तरीका का एक मेंटल या नर्वस ब्रेकडाउन वाला डिजीज है। ठीक है। सिजोफ्रेनिया एक मतलब एक ऐसा डिजीज है जिसमें आदमी का है ना जो रैशनैलिटी रहता है, मतलब जो थिंकिंग पावर या लॉजिकल पावर रहता है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है, तो आदमी सही से सोच नहीं सकता। ठीक है। तो यही बोल रहा कि तुम ऐसे पागल जैसा मत करो कि तुमको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा सिजोफ्रेनिया तुमको हो गया है कि कोई चीज़ तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो मर्जी उल्टा सीधा काम करो, ऐसा मत करो। ठीक है। सिजोफ्रेनिया जैसा मत बनो। और डोंट बी अ निम्फो। निम्फो मतलब एक्चुअली यहाँ पे ऐसा गर्ल को, ऐसा एक महिला को निम्फो बोला जाता है हु इज ऑब्सेस्ड विद सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है। तो यहाँ उनको निम्फो बनने को मना किया गया, मतलब तुम अपना सेक्सुअल डिजायर को इतना मतलब ओपनली बोल क्यों रहे हो? छी छी, ये तो टैबू है। ये सोसाइटी में एक टैबू है कि मेल जो है, पुरुष है, वो भले अपना सेक्सुअल डिजायर को जाहिर कर सकते हैं या उसका हिसाब से एक्ट कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं जो है, लेडीज जो है, वुमेन जो है, वो अपना सेक्सुअल डिजायर को प्रोनाउंस नहीं कर सकती, उस पर एक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई करेगी तो उसको एक क्या ऐसा निम्फो बता दिया जाएगा कि ये तो सेक्सुअलिटी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, ये छी, मतलब बेकार महिला है, ये गंदी महिला है, इसके नहीं जाना चाहिए इसका आसपास। तो एक तरीके से उसको टैबू कर दिया जाता है, उसको एकदम क्रिमिनलाइज कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन ये क्रिमिनलाइज होने वाला कोई बात नहीं है। सेक्सुअल डिजायर एक बहुत ही नॉर्मल डिजायर है, सब कोई प्यार चाहता है, सब कोई का फिजिकल डिजायर रहता है, तो वुमेन का भी रहता है, लेकिन इसको ही वो लोग एक तरीके से क्रिमिनलाइज कर दिए। ठीक है। हालांकि पुरुष का सेक्सुअलिटी लेके ये लोग को कोई आपत्ति नहीं, बस महिला को लेके ये आपत्ति है। ये इसको हिपोक्रेसी को दर्शाता है। ठीक है। अब देखिए, डोंट क्राई एम्बैरेसिंगली लाउड व्हेन जिल्टेड इन लव। तो इतना मतलब इतना जोर से भी मत रो जब तुम जिल्टेड हो जाओ। जिल्टेड यानी चीटेड, प्रताड़ित। लव में जब तुम किसी को प्यार कर रहे हो, अगर तुमको धोखा दे दिया, वो लव अगर तुम्हारा सक्सेसफुल नहीं हुआ, रिलेशनशिप अगर नहीं चला, तो उसको इतना भी जोर जोर से मत रो कि सब लोग एम्बैरेस हो जाए। यहाँ पे एम्बैरेस होने का बात क्यों कर रहा है? क्योंकि लड़की लोग को इतना भी हक नहीं है, इतना भी फ्रीडम नहीं है कि वो लोग जोर जोर से चिल्लाएं। उनका आवाज़ हमेशा शांत, धीमा, मीठा, झरना जैसा होना चाहिए। ठीक है। कि जिससे सब कोई सूद रहे, सब कोई नरिश रहे, सब कोई सेटिस्फाइड रहे। ठीक है। लेकिन वो लोग को दुख तो लाखों करोड़ों मिलेगा, लेकिन वो दुख को प्रकाश करने का अधिकार, रो के अपना दिल का बोझ हल्का करने का भी अधिकार उन लोगों को नहीं है। इससे सब कोई एम्बैरेस होता है। ठीक है। सब कोई को बहुत मतलब परेशानी होता है। आई मेट अ मैन। देखिए फिर से एक एलिप्सिस का प्रयोग किया गया, 3 डॉट्स। ठीक है। मतलब फिर से थोड़ा टाइम हुआ, फिर से थोड़ा टाइम गया, कुछ दिन बाद, कुछ समय बीता, फिर से थोड़ा चेंज आया। अब वो क्या बता रही है? फिर से आई मेट अ मैन, मतलब मैंने एक आदमी से मैं मिली। ठीक है। लव्ड हिम, मैंने उससे प्यार किया। कॉल हिम नॉट बाई एनी नेम, मैंने उसको है ना कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया। ही इज एवरी मैन, वो है ना हर आदमी है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से एक प्रोटोटाइप उन्होंने प्रेजेंट किया है, ये उनका काउंटर अटैक है। ठीक है ना। क्योंकि अब तक वो क्या दर्शा रही थी अपना पोएम का थ्रू कि सोसाइटी एक पूरा वुमेन को एक प्रोटोटाइप बना दिया, एक सिंगल मॉडल बना दिया कि वुमेन मतलब ये क्वालिटीज रहना चाहिए, ये फीचर रहना चाहिए, ये मानना चाहिए। एक तरीके का कुछ मतलब पॉइंट्स क्रिएट कर दिया कि ये 4 से 10 पॉइंट अगर मान के चलोगे तो ही तुम वुमेन हो गए। बस अब सब वुमेन को यही सेम रूल फॉलो करना पड़ेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं चलेगा। अब यही चीज़ वो पुरुष के लिए अप्लाई कर रही है कि ठीक है, मैंने एक आदमी से मैंने मिला, मैंने उससे प्यार भी किया, लेकिन मैंने है ना उसको कोई अलग नाम नहीं दिया। क्या ही अलग नाम दो कि हर लड़के तो सेम ही होते हैं ना, एवरी मैन इज सेम। ठीक है। तो ये उल्टा अब वो काउंटर कर रही है कि ठीक है, तुम सोसाइटी वाले, तुम लड़की लोग को एक मतलब उनको इंडिविजुअलाइज नहीं करोगे ना, उनको पर्सनल फ्रीडम नहीं दोगे ना, उनको बस एक रूल्स रेगुलेशंस का सेट पुतला बना के रखोगे। तो चलो अब मैं भी लड़का लोग को सेम चीज़ बनाऊंगी कि सारे लड़के मतलब तो एक ही चीज़ है। लो अब समझो कैसा लगता है। ठीक है। तो ही इज एवरी मैन, वो एकदम आम आदमी जैसा है, नॉर्मल एवरेज जैसा मैन होता है, उसमें अलग से कुछ खासियत नहीं था। तो आम आदमी कैसा होता है? ठीक है। हर आदमी को क्या चाहिए होता है? देखिए अब वो एक्सप्रेस कर रही है, हु वांट्स अ वुमन, तो जिसको सिर्फ एक लड़की चाहिए होता है। हर पुरुष को एक नारी चाहिए होता है। जस्ट एज आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, ठीक जैसे मैं हर महिला जैसी एक महिला हूं जो प्यार चाहती है। देखिए कंट्रास्ट देखिए,
तो वो क्या बोल रही है कि मेरा जो लवर है वो हर कोई मतलब हर दूसरा पुरुष जैसा ही है, जिसको क्या चाहिए, एक नारी चाहिए, एक वुमन चाहिए। और मैं हर दूसरा महिला जैसा हूँ, मैं हर दूसरा वुमन जैसी हूँ, जिसको क्या चाहिए, प्यार चाहिए। तो वुमन को चाहिए प्यार, लेकिन पुरुष को चाहिए वुमेन, मतलब यहाँ पे वुमेन बॉडी, उसको फिजिकल लव चाहिए, उसका अपना सेक्सुअल भूख को शांत करना है। ठीक है, उसको प्यार से मतलब नहीं है उतना। मैं मेरा लवर इससे चिंतित नहीं है कि मुझे किस चीज़ से अच्छा लगता है, किस चीज़ से मैं खुश होती हूँ, किस चीज़ से मैं दुखी होती हूँ, उस चीज़ को लेकर वो उतना कंसर्न नहीं है जितना ना मेरा बॉडी के प्रति वो अट्रैक्टेड है। ठीक है, और ऐसा सिर्फ वो नहीं है, हर सोसाइटी का मतलब लड़का तो ऐसी है ना। और ये मेरा जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, ये सिर्फ मेरा अकेले के साथ नहीं हो रहा, हर लड़की को प्यार ही चाहिए होता है, लेकिन उसका बदकिस्मती ही ऐसा है कि जो भी लड़का मिलता है कोई प्यार देने वाला लड़का नहीं मिलता। ठीक है, अच्छा, द हंग्री इन हिम, सॉरी, इन हिम द हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, इन मी द ओशन टायरलेस वेटिंग। तो उसमें क्या है, हंग्री हेस्ट ऑफ रिवर्स, नदी का जो भूख है ना, जो हड़बड़ी वाला भूख है। नदी का भूख क्यों बोल रहा है, क्योंकि नदी एक मतलब एक तरफ पहाड़ का चोटी से वो उत्पत्ति होती है, फिर नदी एकदम स्पीड से आकर के अपना तेज बहाव को लेकर के कहाँ पे मिलती है, वो जाकर के समंदर में मिलती है। ठीक है, उसको हमेशा मतलब हड़बड़ी था, हमेशा उसका हरी रहती है, कितना जल्दी, इसे देखते हैं नदी का बहाव बहुत तेज होता है, उसको हड़बड़ी रहता है कितना जल्दी वो जाके ओशन में मिलेगा, कितना जल्दी वो ओशन में जाके अपना खुद को विलीन कर दे सकेगा। तो इस उसको एक तरीके से हंगर बोला जा रहा है। तो पुरुषों को भी एक भूख रहता है, एक फिजिकल भूख रहता है कि कितना जल्दी एक लड़की के साथ में मिलूं, तो मेरा जो फिजिकल डिज़ायर है, मेरा जो सेक्सुअल डिज़ायर है, उसको मैं पूरा करूं और मैं शांत हो जाऊं। और मैं कैसी हूं, मैं ओशन जैसी हूं। हर लड़की कैसी है, एक ओशन जैसा है। ठीक है, महासागर जैसा है, विथ टायरलेस वेटिंग। लड़की लोग के जीवन में सिर्फ और सिर्फ इंतजार, किस चीज़ का इंतजार, लव का इंतजार, प्यार का इंतजार, सच्चा प्यार का इंतजार, जो प्यार शरीर नहीं देखे, जो प्यार सिर्फ सेक्सुअल भूख मिटाने को नहीं देखे, जो प्यार सिर्फ शरीर का चाहिदा नहीं, जो दिल का डिमांड को समझे, जो सोल का भूख को मिटाए, जो सिर्फ स्किन का भूख को ना मिटाए, ऐसा प्यार, सोल सेटिस्फाई कर देने वाला, लाइफ चेंज कर देने वाला, ट्रांसफॉर्मेटिव लव, ट्रू लव, रियल लव। लेकिन ओशन क्या करता है, ओशन बेचारा वेट किए जाता है कि कब उसका पास ऐसे प्यार करने वाला आएगा, कब उसका पास कोई अच्छा मतलब उसको कंट्रीब्यूट करने वाला, कॉम्प्लीमेंट करने वाला आएगा, लेकिन उसको कभी नहीं मिलता। सिर्फ उसको, और नदी जैसे दौड़ के आती है मतलब समंदर के पास, वैसा ही दौड़ के हर कोई आता है, हर कोई को हड़बड़ी है। ठीक है, किसी का पास टाइम नहीं है। ठीक है, कि चलो सेक्सुअल डिज़ायर मिटा भी लिया, तो उसके बाद थोड़ा टाइम लेके मेरा जो बिलीवर्ड है उसका बात सुना जाए, उसको साथ समझा जाए, उसका इमोशंस को थोड़ा कदर दिया जाए, इतना टाइम किसी के पास नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब एक तरीके से आप साइज़ का भी अगर मैटर देखिए, रिवर बहुत छोटा होता है, ओशन बहुत बड़ा होता है। तो एक तरीके से कमला दास ये भी समझाने की कोशिश करेगी, लड़की लोगों का जो दिल है ना वो बहुत बड़ा है, और लड़का लोग का जो सोच है ना वो बहुत संकीर्ण सोच है, बहुत नैरो माइंडेड है। इन द सेंस, नैरो माइंडेड इन द सेंस देयर लव इज कॉन्ट्रैक्टेड ओनली टू द वर्ज ऑफ सेक्सुअलिटी। अब देखिए, अब इसको लेकर थोड़ा डिबेट हो ही सकता है, आप लोग में से कोई बोल ही सकता नहीं ऐसा बात थोड़ी है। अब हर लड़का क्या सिर्फ मतलब फिजिकल लव का ही भूखा है, कोई लड़का क्या सच्चा प्यार नहीं करता? जी बिल्कुल करता है, लड़के लोग भी सच्चे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ उनका जो पर्सनल, क्योंकि ये कन्फेशनल पोइट्री है, तो ये पूरा पूरी उनका पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। कमला दास अपना पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी मेल पार्टनर से उनका मतलब काफ़ी मेल पार्टनर से उनका लव रिलेशनशिप हुआ था, लेकिन एक भी लव रिलेशनशिप उनको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, उनको वो सच्चा प्यार नहीं मिला। ज़्यादातर मतलब जितना भी रिलेशनशिप था सारा उनका वही अनसेटिस्फैक्ट्री रह गया, जिसमें जो उनका मेल पार्टनर था उसको बस फिजिकल अपना डिज़ायर मेंटेन करने से ही काम था, लेकिन उनका दिल का भूख को, उनका प्यार को, सच्चा प्यार कोई नहीं दे पाया। इसलिए वो थोड़ा सा प्रिजुडिस्ड होके ही ऐसा बोल रही है। ठीक है, हालांकि प्रिजुडिस तो कहा नहीं जा सकता, एक तरीके से ये थोड़ा सच भी है, और पूरा सच नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लड़के लोगों में भी सच्चा प्यार करने वाला ज़रूर रहते हैं, दैट्स ट्रू। बट कमला दास का पर्सपेक्टिव से देखा जाए, उनका एक्सपीरियंस से देखा जाए, तो उनको ऐसा कोई नहीं मिला, इसलिए वो ऐसे हिसाब से प्रिटेंड मतलब डिपिक्ट कर रही है लड़का लोग को। ओके, I ask each and sorry, who are you? ठीक है, I ask each and everyone। तो कमला दास बोल रही कि मैंने है ना सबसे पूछा कि तुम कौन हो। The answer is it is I। सब कोई बोल रहा है कि मैं हूं। Anywhere and everywhere
आई सी द वन हु कॉल्स हिमसेल्फ आई। कहीं पे भी हो, हर जगह पे, जिससे ही मैं पूछूं, जो भी मैं आदमी देखूं, जो भी मैं इंसान देखूं, सब सिर्फ खुद को क्या बोल करके इंट्रोड्यूस करता है, मैं। ठीक है, सब कोई मैं ही हूं। ये मैं है कौन? सब कोई तो ये मैं ही बोल रहा है। ही इज, अच्छा, हाँ, in this world he is tightly packed like the sword in its sheath। तो वो बहुत, ये जो सब कोई मैं करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है ना, खास करके जो पुरुष लोग, ही देखिए, ही मेल प्रोनाउन यूज किया गया, तो वो टाइटली पैक्ड है, बहुत मतलब कस करके उसको भरा गया है। किसमें? लाइक द स्वॉर्ड इन इट्स शीथ। शीथ मतलब जो तलवार का आपका जो एक खाप रहता है ना, जिसमें तलवार को घुसाया जाता है, ठीक है, तो खाप को यहाँ पे शीथ कहा जा रहा है और तलवार को यहाँ पे स्वॉर्ड कहा जा रहा है। ओके, तो तलवार जैसे बहुत टाइटली अपना वो खाप में पैक हो जाता है, ठीक है, वैसे ही हर कोई अपना ये मतलब मैं वाला सोच में उतना ही टाइटली पैक्ड है, ठीक है। मैं वाला सोच से कोई निकल ही नहीं पा रहा है, सब कोई बस मैं इसी में आबद्ध है। ये भी एक तरीके का क्रिटिसिज्म है कि ये सोसाइटी को बोला जा रहा है, सेल्फ सेंटर्ड थॉट ऑफ सोसाइटी, कि अरे सोसाइटी वालों, तुम लोग सिर्फ खुद का बारे सोच रहे हो। पुरुष लोग सिर्फ, लड़के लोग सिर्फ अपने बारे सोच रहे हैं कि मुझे कहाँ से शांति मिलेगा, मुझे कहाँ से फायदा मिलेगा, मुझे कौन चीज़ करके अच्छा लगेगा, सिर्फ उसी के बारे सोच रहे हो। और लड़की लोग के बारे तो बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उन लोगों को किससे अच्छा लगेगा, वो लोग को किससे खुशी होगा, सिर्फ अपने में ही कैद हो। ये है क्रिटिसिज्म, ये है तंज, ठीक है। इट इज आई who drink lonely drinks at 12 midnight in hotels or strange towns। तो ये मैं ही हूँ जो रात के 12 बजे होटल या फिर अलग स्ट्रेंज टाउन्स में, ऐसा टाउन जो परिचित नहीं है, मतलब दूर दूर का टाउन में जाके, नया नया टाउन में जाके होटल में रात 12 बजे जो ड्रिंक करता है, लोनली ड्रिंक, मतलब अकेले अकेले जो ड्रिंक करता है, कोई उसका साथ भी नहीं है, ये कौन करता है? मैं, ठीक है। अब यहाँ मैं मतलब क्या, देखिए, ये एक तरीके से अब वो इंडिविजुअल से यूनिवर्सल लेवल में जा रही है कमला दास, ठीक है। तो एक तरीके से वो दोनों ही लेवल को एक साथ लेके चल रही है। वो खुद के बारे में भी बोल रही एक तरीके से कि मैंने भी कभी ना कभी ऐसा किया है, या मैं ऐसा करने का चाहत रखता हूँ, ठीक है। और प्लस वो बोल रही है कि सब कोई तो ऐसे करता है, क्योंकि जो भी पर्सन ये करता है वो तो खुद को मैं ही बोलता है, ठीक है, वो तो खुद को आई ही बोलता है, ठीक है। भले अगर मैं मतलब कमला दास अगर ड्रिंक नहीं भी करे, तो कोई ना कोई व्यक्ति तो ड्रिंक कर रहा है ना मिडनाइट में, तो जो भी ड्रिंक कर रहा है वो तो खुद को आई ही बोल रहा है। तो यहाँ पे आई इन द सेंस एवरी मैन इन सोसाइटी, एवरीबडी इन सोसाइटी, ठीक है। तो वो मैं ही हूं। इट इज आई हु लाफ, इट इज आई हु मेक लव एंड देन फील शेम। ये मैं ही हूं जो हंसती हूं, ये मैं ही हूं जो प्यार करती हूं और फिर थोड़ा शर्म भी आता है। इट इज आई हु लाई डाइंग विथ अ रैटल इन माई थ्रोट। ये मैं ही हूं जो पड़ी हुई रहती हूँ मृत्यु के सामने, बस मरने वाली रहती हूँ, विद अ रैटल इन माई थ्रोट। मेरा गला में फंसा हुआ चीज़, मेरे गला में एक रैटल फंसा हुआ रहता है, ठीक है ना। अच्छा, रैटल मतलब एक अब चुंझमी टाइप की चीज़ समझ लीजिए। तो रैटल स्नेक रहता है ना, देखिए ना, रैटल स्नेक का जो पूंछ रहता है वो एकदम कितना कंपाउंडेड, थोड़ा फूला स्वेल्ड स्ट्रक्चर रहता है, जिससे वो एकदम झन 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 टाइप का आवाज़ आता है। तो वहीं रैटल मतलब वहीं साउंड मेकिंग चीज़ के बारे, एक इक्विपमेंट, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो ऐसे हिलाने से, शेक करने से झन 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 आवाज़ आती है, उसी को रैटल बोला जा रहा है। तो वो रैटल मेरा गला में अटका हुआ है, वैसा में पड़ी हुई। वो कौन है? मरने के कगार में, मैं ही तो हूँ, आई ही तो है। इट इज़, अच्छा, आई एम सिनर, आई एम सेंट। मैं पापी भी हूँ, मैं साधु भी हूँ। साइंट मतलब जो साधु महात्मा लोग होते हैं, तो साधु महात्मा लोग भी खुद को मैं ही बोलते हैं ना। और जो पापी है, महापापी है, वो भी तो खुद को मैं ही बोलता है। तो आई सिनर भी है, आई सेंट भी है। आई एम द बिलवेड एंड द बिट्रेड। मैं बिलवेड भी हूँ, मुझे प्यार भी करते हैं लोग, और फिर मैं बिट्रेड भी हूँ, मुझे धोखा भी देते हैं लोग। तो जिसको प्यार किया जाता है वो भी तो खुद को मैं ही बोलता है, और जिसको धोखा दिया जाता है वो भी तो खुद को मैं ही बोलता है, ठीक है। आई हैव नो जॉयस दैट आर नॉट योर्स। मेरे पास ऐसा कोई खुशी नहीं है जो खुशी तुम्हारा नहीं है, ठीक है ना। मतलब तुम लोग सब कोई जो खुशी एंजॉय करते हो, उसको करते वक्त तो खुद को मैं बोल के इंट्रोड्यूस करते हो ना। तो मैं भी तो खुद को मैं बोल के इंट्रोड्यूस करती हूँ। तो मेरा तो मतलब तुम्हारा जो खुशी है वो मेरा भी खुशी है। क्यों तुम इसमें बात लगा रहे हो? तुम भी खुद को मैं बोलता हूँ। तो तुम भी खुद को मैं बोलते हो, मैं भी खुद को मैं बोलता हूँ। तुम्हारा खुशी मेरा खुशी है, ठीक है।
नो एक्स विच आर नॉट योर्स, मेरे पास ऐसा कोई दर्द भी नहीं है जो तुम्हारा दर्द नहीं है। तो तुम्हारा सारा खुशी भी मेरा है, तुम्हारा सारा दर्द मेरा है। मतलब यहाँ तुम्हारा मतलब पूरा, मतलब वर्ल्ड का पूरा, सोसाइटी का पूरा, मेन का बात वो कर रहे हैं कि लड़के वो लोग, ये पूरा सोसाइटी लोग का जो खुशी है, जो एन्जॉयमेंट्स है, वो मेरा भी है। जो दर्द है, जो समस्या है, वो मेरा भी है। वो लोग रात में जाके पीते हैं, अकेले रहते हैं, वो अकेलापन, वो पीने का चाहत, वो मेरा भी है। जो वो लोग अच्छा काम करते हैं, साधु है, वो भी मेरा है। जो पाप करते हैं, वो भी मेरा है। ठीक है, तो एक तरीके से मेरा अंदर भी चाहत है कि मैं भी ये सब चीज़ को करूं। तो क्यों नहीं, मेरा अंदर जब चाहत है तो मुझे करने नहीं दिया जा रहा, और मैं खुद को मैं बोलती हूँ, और तुम लोग के अंदर चाहत है, तुम लोग उसको कर रहे हो। जब लोग तुम लोग भी खुद को मैं ही बोलते हो, तो जब एक्चुअली में कोई डिफरेंस है ही नहीं, तुम्हारा भी इंट्रोडक्शन, तुम्हारा भी आइडेंटिटी वही है जो कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा आइडेंटिटी है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? यहाँ पे वो सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिए है। आखिरी लाइन देखिए, आई टू कॉल माई सेल्फ, आई, मैं भी खुद को मैं बोलती हूँ। तो ये जो आई वर्ड है ना, जो शुरुआत में सिर्फ पोएट का खुद का सेल्फ आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रहा था, यहीं आखिर में आते आते ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी बन चुका है। ये एक वेपन बन चुका है सोसाइटल डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट, एक वेपन बन चुका है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अगेंस्ट, कि तुम लोग की सारा पुरुष भी तो आई है। ठीक है, तो पुरुष जब सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं भी करूंगी, मैं भी तो खुद को मैं बोलती हूँ। अगर तुम्हारा हिम्मत है, ठीक है, अगर मुझे हटाना है ना, अगर मुझे ये सब चीज़ करने से रोकना है, तो ठीक है, तुम तब, मतलब ये पोइट ने सीधा सीधी बताया नहीं, लेकिन उनका इनहेरेंट मीनिंग ये था। तो ठीक है, तो तुम आज से तब सारे पुरुष लोग, सारे सोसाइटी वाले खुद को आई बोलना छोड़ दो। है हिम्मत, है दम, कर सकोगे? नहीं ना, मतलब क्या कि सब कोई इनहेरेंटली सेम है, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन। तो सोसाइटी वाले, तुमको कौन हक दिया अलग से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करने? मत करो। तो ये था पूरा पोएम, पूरा कन्फेशनल पोएम। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ओके, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य टर्न ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं तो आपसे मिस ना हो जाए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, मोर वीडियोस आर कमिंग।